हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल आज के इस क्लास में। एंड आज हम वन शॉट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो काफ़ी अच्छे से सुनिए और मज़ेदार तरीके से पढ़िए। चलिए समझते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट, यानी वन शॉट के अंदर। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा आप सबको ये बात पता है क्या कि डॉन मतलब स्टार्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन से क्लासिफिकेशन जो है वो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, आपने अपने घर में भी देखा होगा क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कुछ सामान आया आपके घर पे तो उसको डिफरेंट कैटेगरीज में या उसकी यूटिलिटीज़ के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर खाने का सामान है तो उनको उस जगह पे रखा जाता है जहाँ पे जनरली खाने का सामान रखते हैं। लाइक जैसे दाल हो गया, वो दाल के ही आप बोलो जार के अंदर या दाल के ही एरिया में जाएगा। ठीक है, आपका जो वॉशरूम है उसका जो भी यूटिलिटीज़ है ना, वॉशरूम के अंदर जो भी यूटिलिटी आप यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे साबुन हो गया है ना, टूथब्रश हो गया, पेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आप उस साइड करके रखते हैं। यानी क्लासिफिकेशन तो हमेशा से होता आ रहा है ना, शुरू से लेकर अंत तक। ठीक, यानी सिंस डॉन ऑफ सिविलाइजेशन क्लासिफिकेशन होते हुआ आ रहा है और ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासीफाई किया गया है ना, उसके बेसिस पे। ठीक है, किस बेसिस पे? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता आ रहा है। लेकिन बेटा एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्या ये साइंटिफिक तो नहीं है ना। साइंटिफिकली इसको आप क्लासिफाई नहीं कर रहे, यानी कोई स्ट्रक्चर, फॉर्मेट या कोई पर्टिकुलर तरीका फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन तो हो रहा था लेकिन साइंटिफिकली नहीं हो रहा था। इसीलिए फर्स्ट सिनेरियो में कौन आते हैं? एरिस्टोटल। सर एरिस्टोटल आते हैं और वो सबसे पहला साइंटिफिकली चीज़ों को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो आप उसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो पहले एरिस्टोटल आते हैं। ठीक है, उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, क्या दिया? अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे ये जिन्होंने अटेम्प्ट किया है साइंटिफिकली क्लासीफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को। ठीक, इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया। ठीक है, प्लांट्स सिंपल दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स। उनके सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्लांट्स में हाइट के बेसिस पे लिया, हर्ब, श्रब, ट्रीज इन कैटेगरीज में डिवाइड किया। और एनिमल्स को रेड, उनका जो खून है वो रेड है कि नहीं, यानी रेड ब्लड सेल्स है कि नहीं, रेड ब्लड है कि नहीं, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया। ठीक है, अगर है यानी अगर प्रेजेंट है तो उसको बोला, अगर प्रेजेंट है तो उसको बोला इनाइमा। ई देखना, ई आ रहा है, इनाइमा। और नहीं है तो ए नाइमा। ए मतलब एब्सेंट, ऐसे याद रखना, ए नाइमा। तो कैसे क्लासिफाई किया? रेड ब्लड के बेसिस पे एनिमल्स को और हाइट के बेसिस पे किसको? प्लांट्स को। ठीक है, लेकिन अब आप खुद बताओ, क्या ये क्लासिफिकेशन उस समय के लिए बहुत अच्छा था जिस समय उन्होंने पहली बार किया था? लेकिन एज टाइम पास्ड ऑन ये रियलाइज़ हुआ कि सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स जिस बेसिस पे क्लासिफाइड हैं वो फॉलो नहीं करते, या यूँ बोलो तो उसको आप अच्छे से नहीं डिफाइन कर पाओगे स्टिल। अब सब एनिमल्स के पास खून होता है क्या? लाल नहीं होता है ना, अलग अलग भी हो सकता है बेस्ड ऑन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, राइट। तो इसी वजह से देयर वाज अ नीड कि और फर्दर क्लासिफिकेशंस हो, एंड देयर इज स्टिल अ नीड। ठीक है, तो फर्दर क्लासिफिकेशन हो तो सेकंड जो साइंटिस्ट आते हैं इस सिनेरियो में वो कौन थे? कैरलस लिन्नस। कैरलस लिन्नस, ठीक है, उन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये वही कैरलस लिन्नस है जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। ठीक है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। ठीक है, हम लिविंग वर्ल्ड में हमने ऑलरेडी वन शॉट में कवर किया इस चीज़ को। तो कैरलस लिन्नस दो किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिंपल बोला कि ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स तो एक दो हमने डिवाइड किए थे, ठीक, लेकिन अब उन्होंने क्या एक्स्ट्रा जोड़ा कि भाई अब ये देखना है किसमें सेल वॉल है किसमें नहीं है। तो जिसमें भी सेल वॉल था उनको प्लांट्स में रखा, और जिसमें नहीं था यानी सेल वॉल वॉज एब्सेंट कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको कहाँ रखा? एनिमल्स के अंदर। ठीक है, जैसे इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, प्रोटोजोआ सब एनिमल्स के अंदर आ गए। बाकी डायनोफ्लाइजिलेट्स, फिर आपका फंजाई, फिर जितने भी प्लांट किंगडम के लोग हैं ना, एल्गे से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक, ठीक है, वो सब को कहाँ रख दिया? प्लांटे के अंदर। बाद में जब स्टडीज़ हुई तो लिमिटेशंस आए कि जो कैरलस लिन्नस साहब है ना, लिन्नस साहब ने प्रॉपरली नहीं किया था, यानी कुछ लिमिटेशंस थे। क्या क्या थे? सिंपल, उन्होंने यूनी सेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, एक जगह रख दिया था। दूसरा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को भी एक जगह रख दिया था। तीसरा, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफ्स दोनों एक जगह रख दिया था, है ना। फंजाई आपको पता है हेटरोट्रॉफ है, लेकिन उसको कहाँ रख दिया? प्लांट किंगडम के अंदर। तो भाई कैसे रख दिया? ठीक है। चौथा, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे भी थे जो ना तो प्लांट्स के अंदर आ रहे थे ना तो एनिमल्स, यानी दोनों बिहेवियर शो कर रहे थे, जैसे कि यूग्लिनोइड्स दोनों बिहेवियर शो कर रहे हैं।
दोनों मतलब एनिमल, हम आगे पढ़ेंगे अभी, एनिमल की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और प्लांट की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। अभी आगे आएगा जब यूग्लिनॉइड्स या यूग्लिना का पार्ट आएगा तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये किसने दिया, कैरलस लिनस ने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से फिर फर्दर आगे क्लासीफाई होते गया चीज़ें, तो आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया, अर्नेस्ट मेयर नहीं, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल याद रखना बेटा, है ना, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। क्या दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो शॉर्ट में अगर बताओ कौन सा किंगडम उन्होंने दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें कौन आते हैं, सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। फिर फर्दर क्लासिफाई होते हुए 4 किंगडम का क्लासिफिकेशन आया। किसने दिया, कोपलैंड ने दिया था, ठीक है। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या ऐड किया था, चौथा, अरे ऊपर प्रोटिस्टा किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं इससे, ठीक है। और कोपलैंड ने किससे दिया था, मोनेरा। कौन सा किंगडम दिया था, मोनेरा। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स एक जगह कर दिए, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स एक जगह पे कर दिए, ठीक है। किसने किया, कोपलैंड ने, ठीक। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब तक ये नहीं पता चला कि फंजाई को क्या कर सकते हैं। फर्दर जब R.H. विटेकर ने 1969 के अंदर, नॉट 65, 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने दिया, ठीक है। कौन कौन से थे, तो भाई देखो शुरू से लेकर एंड तक आते हैं, ठीक। प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक, ये दोनों स्टार्टिंग से आ रहे हैं अरिस्टोटल के टाइम से। उसके बाद कौन बना, प्रोटिस्टा। फिर आया कौन, मोनेरा, है ना। मोनेरा का फादर मतलब क्या बोलोगे, किंगडम बना, सारे प्रोकैरियोट्स उसके अंदर आ गए। अब जब ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहे थे विटेकर साहब, उनको क्या दिखता है कि भाई जो फंजाई है ना, उसका सेल वॉल तो डिफरेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल जैसा है, सेल वॉल जो है, सेल वॉल प्रेजेंट है यानी प्लांट जैसा है, हाँ स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, मतलब उसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, लेकिन है तो प्लांट जैसा सेल वॉल और एनिमल जैसा खाना। तो बोला ये दोनों की तरीके से तो बिहेव नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अगला किंगडम जो उन्होंने बनाया वो क्या बनाया, किंगडम फंजाई उन्होंने बनाया, ठीक है। तो ऐसे करके 5 किंगडम, ये मोस्ट यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जो किंगडम है आज भी यूज, इसको हम जो भी पढ़ेंगे अभी इस पूरे चैप्टर में, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ही बेसिस पे पढ़ने वाले हैं, है ना। 6 किंगडम भी आया था, अभी बताऊंगा आपको, लेकिन हम 5 किंगडम के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब समझना, इन्होंने ये सारी चीज़ें जो दी, और क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया बड़ा सिंपल था। पहला उन्होंने लिया रिप्रोडक्शन, है ना, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है इनका, कैसे इवॉल्व कर रहे हैं, लिंक क्या है, सारा चीज़, है ना, सारी चीज़ें इन्होंने कंसिडर किया। तीसरा सेल का टाइप क्या है ना, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट या ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा खाते कैसे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। और पांचवा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ना, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद कैसे रखोगे भाई, रिवाइज कर लो। किसको रिवाइज करोगे, फिजिक्स को करो, केमिस्ट्री को करो, मैथ्स और बायोलॉजी, फिजिक्स PCMB, RPCMB, रिवाइज PCMB, ईजी है याद करना, ठीक है। ये टोटल क्लासिफिकेशन था। अब 6 किंगडम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कार्ल वूज ने दिया। उन्होंने कुछ DNA का डिफरेंस देखा, है ना, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर, और इसीलिए उन्होंने मोनेरा को 2 किंगडम में, 2 डोमेन्स में डिवाइड किया, ठीक है। टोटल 3 डोमेन्स उन्होंने बताए। 3 डोमेन कौन कौन से बताया, मोनेरा को 2 में डिवाइड किया, आर्के एंड यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, जिसका डोमेन नाम क्या था, आर्के बैक्टीरिया का आर्के, और यू बैक्टीरिया का यू बैक्टीरिया था, ठीक है। अब प्लांट यानी प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमेलिया तक उन्होंने एक डोमेन दिया जिसका नाम दिया यूकैरिया, ठीक है। ये 3 डोमेन्स में इन्होंने फर्दर उसको क्लासिफाई किया, फर्दर उसको बताया, और क्या बोला, ये सारे एक ही एंसेस्टर से आते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर नोन एज प्रोजीनोट बोलते हैं, कॉमन एंसेस्टर है इनका, ठीक है। ये इन्होंने बताया। अब बेटा NCERT एक और अमेजिंगली बात बताती है, यहाँ ध्यान देना। क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला पहले कहाँ रखे गए थे, प्लांटे के अंदर, ठीक है। सेम एमीबा और पैरामीशियम भी पहले कहाँ रखे गए थे, एनिमेलिया के अंदर। लेकिन क्योंकि, अच्छा चलो क्योंकि मैं अभी बताऊंगा, बाद में इनको एक साथ लाया गया कहाँ पे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एक साथ इनको रखा गया, दे वर ग्रुप टुगेदर, ठीक है। अच्छा रीजन आपसे पूछे क्यों किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, बेटा बड़ा सिंपल रीजन है, बिकॉज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज चेंज्ड और वाज चेंज्ड, ठीक है ना। NCERT क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज हो गया, इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इनको रखा गया। क्या अभी तक की बात क्लियर है। ये सारा जो अर्ली डिस्कवरीज थे, कैसे कैसे चीज़ें सिस्टमैटिकली होते चली आई, वो चीज़ें आपको यहाँ बताया गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा।
पहले तो चलो ये टेबल देख लेते हैं, ठीक है। ये टेबल उतना कंफ्यूजिंग नहीं है, ध्यान से सुनोगे तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है। समझना, 5 किंगडम, 5 किंगडम्स, कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं। कैरेक्टर्स कौन कौन से है बेटा? सिंपल, सेल टाइप, सेल वॉल, सेल का मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन विटेकर के हिसाब से, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा और एनिमेलिया। अब बताओ ये एक लौता मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। आपको पता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह, सेल ऑर्गेनेज वगैरह डिफाइंड नहीं होंगे, ठीक है। बाकी सब प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक यूकैरियोटिक, बड़ा इजी है याद करना। सेल वॉल, ये इसमें सेल्यूलोसिक नहीं है, ठीक है। सेल वॉल सेल्यूलोसिक नहीं है, यानी किसका बना है? पॉलीसैकेराइड का बना है और एमिनो एसिड्स का बना है, ठीक है। सेल्यूलोसिक नहीं है। किसी किसी में प्रोटिस्टा में सेल वॉल होते हैं, ये उसमें बताया है। और बाकी क्या बोलते हैं, फंजाई में भी प्रेजेंट है, मैंने पहले बताया था, लेकिन काइटिन का बना है। पॉलीसैकेराइड भी बोल सकते हो, पॉलीसैकेराइड भी होता है, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। बट एनसीईआरटी के हिसाब से आप काइटिन मेनली ध्यान रखोगे कि प्रेजेंट विथ काइटिन। और प्लांट में सेल्यूलोज, प्लांट में सेल्यूलोज, ठीक है। और एनिमल्स में नहीं होता है सर, एब्सेंट, ठीक है। तो प्लांट लाइक शो किया कि नहीं फंजाई? बोलो, प्लांट लाइक शो किया ना, लेकिन कंफ्यूजन तो वही था, प्लांट की तरह भी शो कर रहा है और एनिमल्स की तरह भी शो कर रहा है, इसलिए एक सेपरेट किंगडम ही बना दो इसके लिए। तो रॉबर्ट विटेकर ने इनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया, फंजाई, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अरे प्रोकैरियोट्स है तो एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है, क्यों? यूकैरियोट्स है, बड़ा सिंपल, ये दोनों तो ऐसे ही याद हो जाता है। उसके बाद बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बेटा देखो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में सेल्यूलर है, सेल्यूलर सेल होगा, सेल, ठीक है, दोनों सेल्यूलर है, ठीक है। लेकिन बाकी सब में, यहाँ देखो फंजाई में मल्टी सेल्यूलर है, टिश्यू थोड़े लूज हैं। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन तक का है ना, हमको पता है ना, सेल, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और पूरे सिस्टम मिला के एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेलिया के अंदर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम तक पूरा पूरा, ठीक है। यानी अगर मैं फिर से रिवाइज करूँ तो सेल्यूलर होगा किसमें? प्रोटिस्टा एंड मोनेरा के अंदर सेल्यूलर होगा, ठीक है। बाकी मल्टी सेल्यूलर लूज टिश्यू किसमें? फंगस के अंदर। और अगर आपसे पूछे कि भाई प्लांटे के अंदर, तो बोले सर उसके अंदर तो ऑर्गन तक का होता है, टिश्यू ऑर्गन मिलेगा। लेकिन अगर एनिमेलिया की बात करें तो बोले सर टिश्यू मिलता है, ऑर्गन भी मिलता है और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। क्लियर है? अच्छा, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इसका अभी आगे पढ़ेंगे हम, इसके बारे में चर्चा करते हुए जाएंगे। कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उसमें भी कीमोसिंथेटिक यानी केमिकली भी डिराइव करते हैं, और फोटोसिंथेटिक भी होता है ना, यानी क्या बोलोगे आप, लाइट के थ्रू, जैसे लाइट आ रही है उससे भी एनर्जी लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ऑटोट्रॉफिक। अब दूसरा क्या हो गया? हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक मतलब किसी और पे डिपेंड किया, तो कैसा होता है? सैप्रोफिटिक, डेड डिकेइंग मैटर पे रिलाई करते हैं। दूसरा पैरासिटिक, यानी दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे और अपने फ़ायदा लेंगे, ठीक है। अब बात करें प्रोटिस्टा की, ऑटोट्रॉफिक भी है यानी फोटोसिंथेटिक, ठीक, और हेटरोट्रॉफिक भी है, ठीक है, क्लियर। अब बात करें अगर फंजाई की, हेटरोट्रॉफिक है, पूरा पूरा हेटरोट्रॉफिक है। इनफैक्ट अभी आगे बताऊंगा आपको, फंजाई में ये भी बोलते हैं कि दिस इज अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। यूनिक किंगडम का मतलब क्या है? ऑफ हेटरोट्रॉफ्स, क्योंकि ये दोनों के बीच में आ रहा है। देखो ना, इधर भी आपको फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉफिक मिल रहा है, इधर भी ऑटोट्रॉफिक मिल रहा है प्लांटे के अंदर, लेकिन ये इकलौता बीच में ऐसा बैठा है जो हेटरोट्रॉफिक है, जिसमें ऑटोट्रॉफिक नहीं है, इसलिए बोला यूनिक किंगडम, ठीक है। प्लांटे का तो बता ही दिया, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, खुद से खाना बनाएंगे। और देखो एनिमल्स, दे आर ऑल्सो कम्प्लीटली हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। यानी एक होलोजोइक मतलब डायरेक्ट फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, दिस इज होलोजोइक। और सैप्रोफिटिक, डेड डिकेइंग मैटर पे रिलाई करेंगे, ठीक है। ये इनके टोटल टाइप्स, ठीक है। ये इनके टोटल कैरेक्टर्स जो आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको इतना तो याद रहना चाहिए, एक्स्ट्रा हो ना हो डजंट मैटर्स, बस इतना यहाँ पे रहना चाहिए। एंड वेरी लॉजिकली अगर आप समझते जा रहे हैं चीज़ों को, देखो बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे बीच बीच में, तो आपको समझते हुए भी जाना है, और कुछ चीज़ें कहीं कहीं थोड़ी याद या ध्यान भी रखना है, ठीक है। टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस में लोगे बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहला किंगडम, किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा के बारे में बेटा क्या जानते हो, ठीक है। पहला तो ये प्रोकैरियोट्स है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन खुद रिकॉल करो, यूनिसेल्युलर है, ठीक है, सिंगल सेल्ड। और बैक्टीरिया सोल मेंबर है, सोल मतलब प्राण है, प्राण मतलब यही मेनली मिलेंगे आपको इसके अंदर, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। दूसरा एनसीईआरटी क्या बोलती है? मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। अभी देखना, अभी एग्जांपल दिया हुआ आगे बताऊंगा अभी तुरंत। हर जगह मिलेंगे भाई, हर जगह,
ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं मिलेगा बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, आप मुट्ठी भर अगर क्या बोलोगे, मिट्टी लोगे, ठीक है, मुट्ठी में अपने मिट्टी लोगे ना, उस हैंडफुल ऑफ सॉइल के अंदर भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, एनसीईआरटी बोलती है हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया यू विल गेट, ठीक है। दूसरा, ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब जहाँ हम और आप नहीं जा सकते, सोच नहीं सकते रहने का, ये वहाँ भी रहते हैं। जैसे कि डीप सी के अंदर मिलेंगे, डीप ओशन सी, फिर हॉट स्प्रिंग्स के अंदर मिलेंगे, डेजर्ट्स के अंदर मिलेंगे, और बहुत सारे तो ऐसे हैं ना जो पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, या तो बाहर में पैरासाइट की तरह न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, या बाहर में रहेंगे, या अंदर जाएंगे इन्फेक्ट करेंगे, है ना। बैक्टीरियल डिजीजेस भी तो होता है बहुत सारा, ठीक है। तो ये इन और आउट की बात कर रहा है, यानी एक्टो एंडो पैरासाइट की बात कर रहा है, ठीक है। अब समझो इनके शेप्स जो हैं, शेप्स वो 4 तरीके के होते हैं, ये हम सब जानते हैं। कौन कौन से बेटा, देख लो सिंपल, बेसिलस, कोकस, विब्रियम और स्पाइरिलम। क्या क्या बोला मैंने, बेसिलस, कोकस, कोकस और क्या बोला, विब्रियम एंड स्पाइरिलम। बेसिलस कैसा होता है, देखो ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। कोकस नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। और रहा बात आपका विब्रियम का, वो भी मोटाइल होगा, कॉमा शेप्ड, और स्पाइरिलम का स्पाइरल जैसा शेप, ठीक है, कैसा होगा, मोटाइल होगा। अब देखो एक बात और लिखा है, दे शो, है ना, ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब, अब बेटा कॉमन सा बात है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कैसे शो करेगा, तो देखो केमिकल से भी तो अपना एनर्जी लेके ये बना रहा, अपना मेटाबॉलिज्म अच्छे से रेगुलेट कर पा रहा है ना। यानी ऐसी जगह पे भी सर्वाइव कर रहा है जहाँ वो केमिकल के थ्रू भी एनर्जी डिराइव करे, यानी मेटाबॉलिकली डाइवर्सिटी शो कर रहा है। यानी जैसे मान के चलो, मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको फोटोसिंथेसिस कर रहा है लाइट के प्रेजेंस में, एक तरीके का वो ऑक्सीजन, एक तरीके का नहीं, ऑक्सीजन रिलीज करेगा वहाँ पे, यानी ऑक्सीजन H2O स्प्लिट होगा, और कहीं कहीं पे तो ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर भी रिलीज करता है। यानी कभी ये यहाँ से न्यूट्रिशन डिराइव करता है, यहाँ से ये अपना एनर्जी डिराइव करता है सन से, और कहीं पे ये वो गैसेज या वो अदर मॉलिक्यूल्स है जिससे एनर्जी डिराइव करता है। आप समझ पा रहे हो, यानी मेटाबॉलिकली तो बहुत डाइवर्स है ना। अरे अलग अलग जगह रहना है, आपको सर्वाइव करना है, तो आपको डाइवर्स तो रहना पड़ेगा। दैट व्हाट इज मेंट बाय शो ग्रेट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। क्या समझ में आया? चलो आगे आगे देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। चलो देखो, ये वो शेप्स का डायग्राम है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, कोकाई, बेसिलस, स्पाइरिला, विब्रियो, ठीक है। ये सारे, एक मिनट बेटा, ये सारे 4 के 4, ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज़ें। चलो अब आगे कुछ और बातें देखते हैं, ठीक है। अब समझते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट डिराइव कैसे करते हैं, है ना, बड़ा सिंपल है। मैंने पहले बताया था, आपने स्टार्टिंग में ही देख रखा था, ठीक है। यानी मोनेरा में न्यूट्रिशन होता कैसे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमोट्रॉफिक, ठीक है। अब कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली तो बेटा ऐसा होता है हेटरोट्रॉफिक, यानी दूसरे जगह से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। चलो पहले ऑटोट्रॉफिक को धीरे से समझ लेते हैं, मस्त तरीके से समझते हैं। ऑटोट्रॉफिक कुछ होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यानी सनलाइट से एनर्जी डिराइव करेंगे। अच्छा, सनलाइट से एनर्जी डिराइव करेंगे तो उनको डिराइव करने के लिए पिगमेंट्स भी तो होना चाहिए ना। हाँ, पिगमेंट्स जैसे प्लांट में पिगमेंट होता है क्या, वैसा पिगमेंट भी तो होना चाहिए, तो पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अब ये जो डिराइव करते हैं 2 तरीके से होता है, या तो एनऑक्सीजेनिक होगा, एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, यानी ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, और एक में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो एनऑक्सीजेनिक में एग्जांपल आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे, देखो फोटोसिंथेसिस में हम डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको उतना डिटेल, बस इतना समझो, यहाँ पे वाटर नहीं टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टूटेगा, अदर देन वाटर टूटेगा, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो H2H, मान लो H2S है, वो टूटेगा तो सल्फर रिलीज होगा, तो रिलीज सल्फेट्स, ठीक है, और H2S का स्प्लिटिंग होता है। इधर थोड़ा ऑपोजिट होता है, ऑक्सीजेनिक नाम सुन के लग रहा है, ऑक्सीजन रिलीज होगा, एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो H2O स्प्लिट करेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। ये इस तरीके से फोटो ऑटोट्रॉफिक अपना जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव करते हैं, ठीक है, खुद से खाना बनाते हैं। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, यानी केमिकल क्या यूज करते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होते वक्त, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन होते वक्त जो एनर्जी रिलीज करता है ना, यानी एक्सोथर्मिक बोलते हैं रिएक्शन को, वो जो रिलीज करता है उसको यूटिलाइज करके अपना एटीपी जनरेट करते हैं, यानी अपना खाना बनाते हैं, अपने लिए एनर्जी डिराइव करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो क्या करता है, एमोनिया है,
एमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। कौन कौन है जो कन्वर्ट करते हैं? तो एमोनिया से नाइट्राइट में जो कन्वर्ट हुआ वो कौन ऑर्गेनिजम्स किसने किया? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ये दो आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा NO2 यानी नाइट्राइट से नाइट्रेट की तरफ गया तो किसने हेल्प किया? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर ने ये कन्वर्जन में हेल्प किया। क्या क्लियर है? चलो दूसरी बात, ये अब देखो ये मिनरल ही तो है, इसलिए ये मिनरल रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, है ना। ये जो है कीमोटोट्रॉफ्स, ये मिनरल रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक। ये बात हुआ आपका ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। अब हेटरोट्रॉफिक के बारे में जानते हैं थोड़ा। सैप्रोफिटिक है, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग पे वो करेंगे और ज़्यादातर यही है। कुछ पैरासिटिक भी हैं और कुछ सिम्बायोटिक यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहेंगे, ठीक है ना, म्यूचुअली रहेंगे। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला आपने यहाँ पे देखा N2 फिक्सेशन भी करते हैं ये, है ना। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे फिक्स N2 ऑल्सो इसमें एक नाम आता है लैक्टोबैसिलस का। आप सब जानते हैं दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला ये बैक्टीरिया है जो वहाँ मिलता है ना, कर्ड के अंदर। तो लैक्टोबैसिलस का एक आता है यूज़ ह्यूमन अफेयर्स में जनरली, और एंटीबायोटिक भी बनाते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इनसे एंटीबायोटिक भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई न्यूट्रिशन रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेशन कैसे करता है बैक्टीरिया, ठीक। दो तरीके से, हम सबको पता है बैक्टीरिया कैन डू रेस्पिरेशन बाय 2 वेज, ठीक है। एक एरोबिक ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट, एक एनारोबिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। एरोबिक की बात करें, एनारोबिक की बात करें तो एरोबिक में भी दो कंडीशंस आते हैं, एक ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब, देखो ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? कंपलसरी। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है? ऑप्शनल, ठीक है। अगर ऑब्लिगेट एरोब की बात करें यानी ये ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। दे कंपलसरी दे शुड गेट ऑक्सीजन, इट इज कंपलसरी दैट दे शुड गेट ऑक्सीजन, ठीक है। ये कंपलसरी है, उनको ऑक्सीजन मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा सर्वाइव नहीं करेंगे। फैकल्टेटिव मतलब नहीं मिला अगर फैकल्टेटिव। एनारोबिक का मतलब नहीं मिला तो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। कैन सर्वाइव इन O2, इसलिए फैकल्टेटिव यानी ऑप्शनल या एनारोबिक ऐसा बोलते हैं। फिर आता है आपका एनारोबिक जिसमें ऑब्लिगेट एनारोबिक है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिगेट एनारोबिक? सर ऑब्लिगेट एनारोबिक का सिंपल सा क्या मतलब है कि भाई ये ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं करेंगे, अगर आपने ऑक्सीजन भूल से भी दे दिया दे विल डाई, ठीक है। और वहीं फैकल्टेटिव एरोब बोल दिया इसी को, यानी आप O2 लेस कंडीशन यानी जब O2 नहीं है तब तो ये सर्वाइव करेंगे, लेकिन गलती से O2 दे भी दिया ना तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फैकल्टेटिव एरोब्स। ऑप्शनल एरोब्स हैं, ऐसा याद रखना, इसीलिए एनारोबिक के अंदर आएगा ये। फैकल्टेटिव एनारोबिक यानी ऑप्शनल एनारोबिक है, समझे इस बात को। चलो अब एग्जांपल क्या है एरोबिक का, ठीक है। एरोब का एग्जाम्पल क्या है? माइकोरिजा, राइजोबियम और फ्रैंकिया, ठीक है। माइकोरिजा फैकल्टेटिव एनारोब का एरोब का एग्जाम्पल क्या है? माइकोप्लाज्मा, राइजोबियम और फ्रैंकिया। क्लियर है? और अगर इसका एग्जाम्पल बोलूँ तो चलो, और कोई एग्जाम्पल तो हमें शायद नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो अब मुझे एक और चीज़ बताओ, रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में? बड़े शॉर्ट में समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये 4 तरीका नहीं है, यहाँ पे 3 तरीका है, ठीक है। पहला बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब 2 में डिवाइड हो जाना, और ये ज़्यादातर बाइनरी फिजन से ही होते हैं, ठीक है। ये एमाइटोसिस प्रोसेस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें माइटोसिस नहीं होता, दिस इज अ एमाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। और कब होता है? फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है। दूसरी बात, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, अंदर के, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर, तो अंदर की तरफ एंडोस्पोर, अंदर की तरफ स्पोर फॉर्मेशन होता है। बेटा जब अंदर की तरफ स्पोर बनेगा तो आपको पता है स्पोर तब बनता है जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसको स्पोर बोलते हैं, और वो सर्वाइव करता है इन कंडीशंस के अंदर। फिर जब फेवरेबल होगा तो डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर कौन डेवलप होता है? एंडोस्पोर, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में स्पोर दिया हुआ है, वो 4 जो शेप्स के डायग्राम है ना, उसमें आप फाइंड आउट करो कहाँ। अब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, यानी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं लिखा है। आई हैवंट यूज्ड जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म, आई हैव यूज्ड ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी
कुछ तो उस तरीके का प्रेजेंट होगा, तो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी एक डीएनए एक्सचेंज देखने को मिलता है दो बैक्टीरियाज के बीच में। अब वो 3 तरीके से होता है, ठीक है। पहला कॉन्जुगेशन, 2 बैक्टीरिया पास में आएंगे, एक ट्यूब बनाएंगे, उनसे डीएनए का एक्सचेंज। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, एक कोई आप मीडियम ले लो, उसमें डीएनए रख दो, वो उस मीडियम के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा उस डीएनए को। और तीसरा जो है वो ट्रांसडक्शन, यानी कोई बैक्टीरियोफेज आके इन्फेक्ट करे और उसके वजह से डीएनए का चेंजेस हो, डीएनए का एक्सचेंज हो, ठीक है। वो ये सारे 3 प्रोसेस, तो ये प्रिमिटिव है, काइंड ऑफ a sort of sexual reproduction you can say it to be, but not a true sexual reproduction जहाँ गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे बारे और एक बैक्टीरिया के बारे में, क्या है? आर्के बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये प्रिमिटिव है, पुराने हैं और मतलब एकदम हार्श से हार्श कंडीशन, जैसे मैंने बताया मोस्ट डाइवर्स देखने को मिल रहा था ना, दे आर मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, कहीं भी रह लेते हैं ये, मैक्सिमम जगह, मतलब ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर बोल रहा था ना एनसीईआरटी, तो वही तो यहाँ पे बताया। आर्के बैक्टीरिया देखो कहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है। सैल्टी एरियाज़ में मिलेगा, सॉल्टी एरियाज़, ठीक है। उस टाइप के जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है, हेलोफाइल्स। अच्छा, ये एसिडिक नेचर में भी या एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स इस टाइप के कंडीशन में भी मिलेंगे, यानी इनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। और तो और ये मार्शी एरियाज़, मार्शी, ठीक है ना, दलदल वाला टाइप, वो एरियाज वहाँ पे भी मिलेंगे। तो उसको कौन सा टाइप का आर्के बैक्टीरिया मिलेगा? मिथानोजेंस। क्या क्लियर है ये बात? क्या क्लियर समझ में आ रहा है आपको? मिथानोजेंस मिलेगा। अब इनके बारे में कुछ और बातें करते हैं। पहला, इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया था, कार्ल वूज ने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड ही किए थे, इसलिए क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप थोड़ा अलग अलग था। सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग था, प्लस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी स्ट्रक्चर अलग था, ठीक है, दोनों, ठीक। अब मिथानोजेंस के बारे में कुछ चीज़ें दिया हुआ है। ये जो रूमिनेटिंग कैटल्स है, जो ग्रेजिंग कैटल्स है ना, उनके इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं, ठीक है, गट में मिलते हैं, गट, ठीक। और ये क्या करते हैं? ये सेलुलोज को तोड़ देते हैं और क्या बोलोगे आप, डंग वगैरह फॉर्म करते हैं, ठीक है, डंग बनाते हैं, काउ डंग, है ना, रिच मैन्योर होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ठीक है। और रूमिनेटिंग एनिमल्स में से किसको बोलते हैं? गाव, बफेलो, इन लोगों को, ठीक। अब इसी से क्या प्रोड्यूस होता है? वो डंग से मीथेन प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस मीथेन, जो कि एक बायोगैस भी है, जिसको खाना बनाना और इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बायोगैस, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम दैट डंग। क्या क्लियर है? तो ये छोटा सा टॉपिक आर्के बैक्टीरिया का, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब। यू बैक्टीरिया, देखो यू बैक्टीरिया का तो एक मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, है ना, दे आर ट्रू बैक्टीरिया, ठीक। अच्छा, अब ये यू बैक्टीरिया क्या है तो समझो। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, इनमें रिजिड सेल वॉल मिलता है, सेल वॉल बहुत रिजिड है, ठीक है। अगेन दूसरी बात, फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। अगर ये मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला देखने को आपको इसमें मिलेगा। इफ दे आर मोटाइल यू विल फाइंड फ्लैजिला। इसी के अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। उनके बारे में हम क्या जानते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड। पहला, ये क्लोरोफिल ए अपने अंदर दिखाता है, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। और ये क्लोरोफिल ए सिमिलर है किसकी तरीके से? ग्रीन प्लांट्स की तरीके से, यानी ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये तो बात फिक्स हो गई, बोले यस सर। यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, ऑक्सीजेनिक वाला, यानी ये H2 को स्प्लिट करेगा, उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होगा, है ना, जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल, हमेशा कॉलोनीज में मिलेंगे, ठीक है, और फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर कॉलोनीज में मिलेंगे, फिलामेंटस होता है। और इनके जो कॉलोनी के इर्द गिर्द होगा ना, एक जिलेटिनस लेयर होगा, चिपचिपा सा, ठीक है, चिपचिपा सा लेयर होगा। कॉलोनीज सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट या लेयर, सॉरी। ये पानी में एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं, ब्लूम, ठीक है, यहाँ दिखा नहीं सकता मैं आपको, बट इतना जान लो कि जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होते हैं उसमें ये एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं बेटा, दे फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है। फिक्स नाइट्रोजन कुछ होते हैं इसमें से जो करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं? इनमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट, ठीक। ये हेट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज सेल है जो कि एक्चुअली में N2 को फिक्स करता है। देखो बेटा, N2 को फिक्स करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, और जो ये हेट्रोसिस्ट है ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तभी N2 फिक्स हो पाएगा। अब वो प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे कैसे होता है, लेकिन बस शॉर्ट में आपको समझाया, ठीक। अच्छा, इसका एग्जांपल नॉस्टॉक एनाबिना, क्लियर है? इतनी सी बात हमें बस अभी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी ने दे रखा है, एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे नॉस्टॉक। ये नॉस्टॉक है बेटा, ये ध्यान रखना है ना, ये स्ट्रक्चर दे के पूछ लेगा
ये कौन सा, ये क्या है, पहला ये भी पूछ सकता है। दूसरा, अगर ये साइनोबैक्टीरिया है तो इसमें से कौन सा फॉलोइंग है जो साइनोबैक्टीरिया ये है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ये क्या है। और देखो ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल का है, एक साथ मिल करके इन्होंने ये कॉलोनी बनाया है, और ये म्यूसिलेजिनस शीट या जिलेटिनस शीट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे की तरफ देखते हैं। अब बैक्टीरिया में कुछ पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, सम आर पैथोजेनिक बताया था, है ना, पैरासिटिक। ये डैमेज करते हैं ह्यूमंस को, क्रॉप्स को, एनिमल्स को, ठीक है, दे डैमेज ह्यूमन क्रॉप्स एंड एनिमल्स, पेट्स को भी। कुछ कॉमन एग्जांपल्स, क्लोरेला, टाइफॉइड, और क्या लिखा है, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये कुछ कॉमन इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक। अब माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। बट माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ठीक है। और ऑल्सो दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, अभी तक का सबसे छोटा लिविंग सेल जो है वो कौन है, माइकोप्लाज्मा। वायरस से कंफ्यूज मत होना इसमें, कि वायरस भी तो छोटा है। देखो यहाँ क्या लिखा है, लिविंग सेल नोन, वायरसेस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज प्योरली लिविंग, है ना, हम जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अच्छा, ये सेल वॉल इनके अंदर नहीं मिलता, और सेल वॉल क्योंकि नहीं मिलता है, दे विल ऑलवेज बी चेंजिंग देयर शेप, यानी ऐसे भी होगा, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे 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 चेंज होता रहेगा उसका शेप, ठीक है। दे कंप्लीटली लैक सेल वॉल, देयरफॉर दे चेंज शेप्स, हेंस दे आर नोन एज प्लियोमॉर्फिक। उस टर्म चेंजिंग शेप को क्या बोलते हैं, कैन चेंज शेप को, प्लियोमॉर्फिक। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, यानी फैकल्टेटिव एनरोब्स। अगर आपको यहाँ पे टर्म आया है कि इज माइकोप्लाज्मा अ फैकल्टेटिव एनरोब्स, यस दे आर, ठीक है, बिकॉज दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक। हेटरोट्रॉफिक है ऑब्वियसली, है ना, डिजीज कॉज कर रहे हैं, उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, तो दे आर हेटरोट्रॉफिक। और पैथोजेनिक भी हैं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा। आगे अब आते हैं, ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं किंगडम मोनेरा खत्म होता है, अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। चलो ध्यान देते थोड़ा सा, समझते हैं। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है, मानते हो इस बात को, है ना, नहीं मानते हो तो टेबल देख लेना जाकर के, एनसीईआरटी ने जो दे रखा है, या कॉमन भी तो अंडरस्टैंडिंग है ना हमारी, हमने तो पढ़ रखा है। क्या सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है, इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, बाउंड्रीज बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है समझेंगे अभी, रुक जाओ। उसके बाद ये क्या क्या इसमें आते हैं, क्राइसोफाइट्स आता है, डाइनोफ्लाइजिलेट्स आते हैं, और क्या आता है, यूग्लिनॉइड्स आता है, स्लाइम माउल्ड्स आता है, और प्रोटोजोन्स आता है। ये 5 इसके अंदर आते हैं, कौन, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाइजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब मेंबर्स आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ठीक है, इन जनरली एक्वेटिक ही मिलेंगे आपको, प्राइमरीली मोस्टली, है ना, दे आर एक्वेटिक। अब ये लिंक फॉर्म करते हैं प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में, दे फॉर्म लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। क्यों लिंक फॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं, जब स्लाइम माउल्ड्स पढ़ेंगे तब मैं आपको एक शॉर्ट हल्का सा आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी समझो आगे, इनके पास या तो फ्लैजिला होगा या तो सीलिया। देखो पैरामीशियम प्रोटोजोआ में आएगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो पैरामीशियम स्लीपर स्लीपर शेप्ड का होता है, और बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलता है उसमें, है ना, वो हेयर लाइक, जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया। और फ्लैजिला कहाँ मिलेगा, यूग्लिनॉइड्स, है ना, बात करेंगे अभी इसके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन या तो सेक्सुअली करेंगे या तो एसेक्सुअली। सेक्सुअली में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, अगेन स्लाइम माउल्ड्स में देखेंगे। एसेक्सुअली में सेल का फ्यूजन होगा, ऐसा, ठीक है, एसेक्सुअल में सेल का फ्यूजन होगा। ये 2 तरीके से, ठीक है, इसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब पहला पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पहला डेस्मिड्स एंड डायटम्स, ठीक है। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गे भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे ये चीफ प्रोड्यूसर्स, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ इन ओशन है ना, मेनली यही प्रोडक्शन करते हैं, जो भी करते हैं फोटोसिंथेटिक है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, ठीक है। दूसरा फ्लोट पैसिवली, पैसिवली मतलब बेजान जैसा। देखो एक्टिव और पैसिव दोनों 2 वर्ड होता है ना, एक्टिव मतलब एनर्जी का यूज हो रहा है, पैसिव मतलब एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर दे फ्लोट पैसिवली ऑन वाटर, पैसिवली वाटर करंट्स में फ्लो करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे छोटे होते हैं। दूसरा मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलेंगे, मेरीन फ्रेश वाटर में, और जैसा बोला फोटोसिंथेटिक होते हैं, पर मोस्टली मेजॉरिटी 100 ले लूँ तो 100 में से आप मान के चलो 90% 80% जो होंगे कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है, इसलिए बोला मोस्टली, ठीक। अब डायटम्स के बारे में जानते हैं। डायटम्स कैसे होते हैं, तो 2
थिन ओवरलैपिंग सेल्स, ऐसे है ना, ये ऐसे, ये देखो यहाँ बना देता हूँ मैं, ऐसा दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स आपस में, सॉरी, दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स आपस में सोप बॉक्स की तरफ फिट हो जाते हैं। इन सोप बॉक्स के अंदर में, ठीक है, इसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है, ठीक है। टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स इन सेल वॉल, ठीक है, दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स हैं सोप बॉक्स की तरह, फिट टुगेदर लाइक सोप बॉक्स, और एम्बेडेड मतलब इसके अंदर क्या है, सिलिका है जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल है। अब आप समझो, अगर ये इनडिस्ट्रक्टेबल है यानी कि जब ये मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, है ना, तो ये इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी है, ठीक है, ये सेल वॉल है, ये डिपॉजिट होता चला जाएगा और लंबे समय तक डिपॉजिट होगा, तो ये एक पूरा मस्त तरीके से एक स्ट्रक्चर बना देगा। क्या बोलते हैं इसको, देखो, लीव बिहाइंड सेल वॉल डिपॉजिट्स एक्यूमुलेट ओवर, क्या बोलूँ, मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स या ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, नहीं, एनसीईआरटी बोलती है बिलियंस ऑफ ईयर्स, एक्यूमुलेट ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, याद रखना बिलियन वर्ड है, मिलियन और ट्रिलियन नहीं है, बिलियन है, तो एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, इसी को क्या बोला, डायएटोमिशियस अर्थ, डायएटोमिशियस अर्थ। और ये ग्रिटी होता है, ग्रिटी का मतलब रफ, खुरखुरा, है ना, रफ सैंडी टाइप, एकदम खरखर होता है ना, जैसे ऐसे ऐसे घसते हो किसी चीज़ को तो उसको रफ होता है, ऐसा समझो, ठीक है, ज़्यादा क्या एग्जांपल दूंगा, रफ समझो आप, ठीक है। सैंड पेपर देखा है कैसा रफ होता है, जिससे आप घसते हो बहुत जगह, ठीक है, तो वैसा ये ग्रिटी होता है, रफ होता है। इसीलिए इसको यूज़ किस में करते हैं, पॉलिशिंग में करते हैं, फिल्टरेशन में यूज़ करते हैं, सिरप्स का और ऑयल्स का, ठीक है। ये क्राइसोफाइट्स के बारे में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में समझते हैं। ये मोस्टली मेरीन होते हैं, ठीक है, और तो और ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। याद करो, ये पहले कहाँ रखे गए थे, प्लांटे के अंदर, ठीक है, अब कहाँ पे है ये, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। अब ये येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, किस पर डिपेंड करेगा, पिगमेंट क्या प्रेजेंट है। अरे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ ब्लैक पेन करके, मैं ब्लू भी तो दिख सकता हूँ आपको, कभी मैं रेड भी दिख सकता हूँ, ग्रीन भी दिख सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन शर्ट क्या पहना है मैंने, शर्ट क्या पहना है। वैसे ही पिगमेंट क्या प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे ये कलर्स उनको, ये कलर में आप उनको देख सकते हैं, है ना, इस कलर के डायनोफ्लाइजिलेट्स आपको देख सकते हैं। दूसरा, सेल वॉल कैसा है, सेल वॉल स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स का बना है, स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स आउटर सर्फेस पे, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे आर्मर पहन रखा है, इसलिए इनको आर्मर्ड प्रोटिस्ट भी कहते हैं। एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं बस, आर्मर्ड प्रोटिस्ट भी कहते हैं। दूसरा, दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरा ट्रांसवर्स तरीके से है। फरो जो होता है सेल वॉल, दोनों किस में है, फरो होता है सेल वॉल के बीच में, उसके सेल वॉल के प्लेट्स के बीच में है, वॉल के प्लेट्स के बीच में। चलो आपको मैं ना ये स्ट्रक्चर बना के ही दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो ये कुछ ऐसा होता है, देखो ये देखो, ये ऐसे, ठीक, ये इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो इनमें जो फ्लैजिला होता है, देखो ऐसा, और जो मैं आर्मर्ड प्रोटिस्ट बोल रहा था आपको, यानी जो प्लेट्स की बात कर रहा था, कुछ प्लेट्स ऐसा होता है, देखो लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर होता है इनमें ऐसा, ये वाला ऐसा, देखो समझे क्या। तो इसीलिए, और ये ना इनका एक मूवमेंट भी होता है जिसको वर्लिंग विप मूवमेंट कहते हैं। देखो ये ऐसे, शक्तिमान देखा क्या, ऐसे, तो ये ऐसे करके गोल घूमते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूमेगा और ये ऐसे ऐसे घूमेगा ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये साइड की तरफ, ठीक है, मतलब ऐसे ही नीचे समझ लो, ठीक है ना, समझदार हो। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कहाँ गया, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो तरीके के इसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है ना, ये लिख देता हूँ मैं, दिस इज व्हाट फ्लैजिला, दिस इज व्हाट फ्लैजिला, क्लियर। बेटा आपके और मेरे इजी के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। इजी का मतलब लिख करके जो टाइम जाता वो मैंने बचा लिया थोड़ा, ताकि मैं आपको समझाने पे ज़्यादा फोकस कर सकूं, ठीक है, समझो अभी बात को। अब फरो में मिलता है दूसरा, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में यहाँ दिया है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स कौन है, गोनियोलैक्स, ठीक है, गोनियोलैक्स। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सी जो है रेड तरीके से दिखता है, इसलिए रेड टाइड बोला इधर, ठीक है, सी अपीयर्स टू बी रेड, रेड टाइड, ठीक है, रेड टाइड शो करते हैं। दूसरा, ये टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं, एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है। अब सेक्सी टॉक्सिन क्या है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है, यानी आपके नर्व इंपल्स पे हार्म करता है, ठीक है, इससे पैरालिसिस हो सकता है। अगर ऐसा कोई शेलफिश, ठीक है ना, नॉट सेलफिश,
शेल फिश, ठीक है। उसको अगर कोई ह्यूमन खाता है तो उसको कौन सा बीमारी हो जाएगा, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। ये अदर एनिमल्स को भी नुकसान करता है, स्पेशली फिशेस को मार देता है, नुकसान क्या, मार ही देता है, ठीक है। समझ में आया अभी ये बात आपको, रिलीज टॉक्सिन्स कॉल्ड एज सेक्सी टॉक्सिन्स। अब यूग्लिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं। यूग्लिनॉइड्स में हैबिटेट ये कहाँ पे रहता है, स्टैग्नेंट, रुका हुआ बेटा। एक होता है फ्लोइंग वाटर, एक होता है स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, ठीक है, यानी रुका हुआ पानी पर फ्रेश वाटर है, वहां पे मिलेगा आपको। बॉडी फ्लेक्सिबल है, बॉडी इज फ्लेक्सिबल, है ना, और वो एक प्रोटीन का बना है जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल, वो एक प्रोटीन है, पेलिकल, ठीक है। बॉडी फ्लेक्सिबल है प्रोटीन की वजह से, जिसको बोलते हैं पेलिकल, ये आउटर में इसके पेलिकल है, ठीक है। दूसरा फ्लैजिला दो होता है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। शॉर्ट जनरली बाहर नहीं दिखेगा आपको, शॉर्ट इन जनरल आपको बाहर नहीं दिखेगा, है ना। शॉर्ट हमेशा अंदर एम्बेडेड रहता है, पर लॉन्ग जो है वो बाहर रहता है। ये देखो, ये शॉर्ट देखो, ये अंदर है। दो फ्लैजिला दिख रहा है क्या आपको, ये देखो, एक दो, ये दूसरा जो है ये वाला शॉर्ट है, ये देखो, ये कलर नहीं दिख रहा क्या आपको, रुको मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। ये जो है ना, ये वाला, दिस इज अ शॉर्ट वन, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट फ्लैजिला है, ठीक है ना, वो शॉर्ट फ्लैजिला था, ठीक। और इसके बाजू में जो ये दिख रहा है, ये लंबा वाला फ्लैजिला है, समझे इस बात को। अच्छा, दो फ्लैजिला मिला, ठीक, एक फ्लैजिला मूवमेंट के लिए काम आता है ना, ये घूमता है। अच्छा, अभी समझो, हमने एक बात बताई थी आपको, किसके बारे में, लिमिटेशंस के बारे में, किसकी, कैरलेस लिनस की। और क्या बताया था कि वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो इस कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहे थे, तो नाम क्या था, यूग्लिनॉइड्स, यानी यूग्लिना की बात कर रहे थे। अब देखो क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं ये यानी ऑक्सीजन का जब प्रेजेंस होता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है ये बन जाते हैं जानवर, एनिमल, और करते क्या, शिकार करते हैं स्मॉल, छोटे छोटे एनिमल्स का, छोटे छोटे कीड़ों का, ठीक है। तो देयरफॉर फोटोसिंथेटिक इन सनलाइट एंड हेटेरोट्रॉफिक इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्रेडेटिंग ऑन स्मॉल एनिमल्स। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब स्लाइम माउल्ट के बारे में, बेटा कॉमन सा बात है, ये प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्टा के अंदर आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक यानी डेड डिकेइंग मैटर, डेड डिकेइंग ट्विग्स, छोटे छोटे टहनियाँ, इस पे ना ये इनगल्फ करता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसीलिए लिख रखा है बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करते हुए चला जाता है। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन पे ये देखो ऐसे आएगा, देखो ये दिख रहा है, ये इसको ऐसे इनगल्फ करके चला गया, ठीक है, खाते हुए जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक बॉडी इनका बनता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, कुछ ऐसा। ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जिसको मलेरिया से कंपेयर मत करना बेटा, वो अलग प्लाज्मोडियम है, ये अलग है, ठीक है ना। ये देखो, ये कुछ ऐसा बॉडी फॉर्म करता है, ये प्लाज्मोडियम है। अब देखो इसमें तो बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, ठीक। अब ये प्लाज्मोडियम जो है ये क्या करेगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे, ठीक है। बड़े शॉर्ट में बना रहा हूँ, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करके मान लो ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा, ठीक है। रुको 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 रुको, ये ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेगा, ये ठीक, बहुत सारा, ये है फ्रूटिंग बॉडीज। शॉर्ट में लिख देता हूँ FB, जहाँ भी आपको FB दिखे आप समझ लो मैंने फ्रूटिंग बॉडी लिखा है, ठीक। अब देखो बेटा मज़े की बात, ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बाद में क्या बनेगा, स्पोर्स। ये फ्रूटिंग बॉडी के ही अंदर क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, ये स्पोर बन गया। ये स्पोर अभी अनफेवरेबल कंडीशन में है, जब फेवरेबल कंडीशन होगा फ्रूटिंग बॉडी फटेगा, स्पोर बाहर निकलेगा और बाहर निकल के जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके फिर क्या बना लेगा, ये सेम एडल्ट प्लाज्मोडियम, सेम प्लाज्मोडियम बना लेगा। अब यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, यहीं पे वो प्लांट की तरह बिहेवियर भी शो करेगा, एनिमल की तरह भी शो करेगा, और तो और फंजाई की तरह भी शो करेगा मेरे बच्चा, समझे क्या। तीनों तरीके से तीनों का कैरेक्टरिस्टिक ये शो करेगा। दैट देयरफॉर बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, बोला था ना किडना प्रोटिस्टा के अंदर, बोला था स्लाइम माउल्ट में, समझाऊंगा आपको, समझेगा इस बात को, समझ गए। चलो अभी चीजें समझ लेते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है, एग्रीगेशन फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, बताया अभी आपको, स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, बहुत जगह लंबा तरीके से एकदम फैलता चला जाएगा। वेजिटेटिव, मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाया था, डिप्लॉयड होता है और सेल वॉल नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेगा क्या है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक। स्पोर्स फॉर्म होता है उसके टिप पे, टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, इसमें ट्रू वॉल होता है, रेजिस्टेंट होता है और डिस्पर्स होता है कैसे, एयर करंट के थ्रू, ठीक है। और फिर वापस जब डिस्पर्स होगा ये जर्मिनेट करेगा तो क्या बना लेगा वापस से, प्लाज्मोडियम। क्या समझ में आया आपको स्लाइम माउल्ट्स। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स कैसे हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स है, अरे परफेक्ट बात है, हेटेरोट्रॉफ्स बिल्कुल सही। दूसरा कॉमन सा बात है आप पहले ये ध्यान रखना, ठीक है, ये प्रिमिटिव रिलेटेड टू एनिमल्स है,
यानी एनिमल्स तो मल्टी सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है, लेकिन ये रिलेटिव्स हैं। प्रिमिटिव मतलब पुराने पुराने रिलेटिव्स हैं, यानी ऐसा माना जाता है कि शायद इन्हीं से एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है, इसलिए प्रिमिटिव रिलेटिव बोलते हैं। और दूसरा रीजन है, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स की तरह शो करते हैं। हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है बेटा? एनिमल्स का है ना, इसीलिए इसको बोला प्रिमिटिव रिलेटिव टू एनिमल्स। अच्छा, तो अगर एनिमल की तरह है तो सेल वॉल भी तो एब्सेंट होगा, बोलो बेटा हाँ कि ना? इतना इजीली याद हो जाता है। देखो सेल वॉल भी एब्सेंट है। लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, कॉमन सा बात है। हाइड्रोट्रॉफिक है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहीं से तो डिराइव करेंगे, तो कैसे डिराइव करते हैं? पैरासाइट या प्रीडेटर की तरह रहते हैं, ठीक है। दूसरा बात, 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। क्या बेसिस है उसका? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है और लोकोमोशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब समझते हैं एक एक करके। पहला एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। देखो एमीबॉइड सुनते ही नाम क्या ध्यान आ रहा है आपको? एमीबा जैसा होने वाला ये, ठीक है, यानी फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल इसमें मिलने वाला है। दूसरा स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट। आपने देखा होगा ना, ये एमीबा अगर है तो ये यहाँ से एक स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ अपना निकालता है बाहर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया। इसी को बोलते हैं सूडोपोडिया फॉल्स फीट। अब इससे दोनों काम करेगा, मूवमेंट भी करेगा, ये अपना मूवमेंट भी होता है, और दूसरा प्रे यानी जो इसका खाना है, शिकार है या जो भी खाना है उसको भी कैप्चर करेगा। फिर बाकी तो प्रोसेस है, फूड वैक्यूल वगैरह बनाएगा, जो भी है वो नहीं जा रहा डिटेल में। सूडोपोडिया मूव करेगा प्लस प्रे कैप्चर यानी फूड को कैप्चर करेगा। तीसरा इसका एग्जाम्पल क्या? बेस्ट एमीबा, अभी आपको एग्जाम्पल दिया, बना के दिखाया। चौथा, मरीन जो फॉर्म्स होते हैं, मेरीन जो मैरीन में मिलते हैं, है ना, उनमें सिलिका सेल्स होता है सरफेस पे। देखो ये केमिकल कॉम्पोजिशन तो ये वही सिलिका का रहेगा जो सिलिका आपको अभी थोड़ी देर पहले डायटम्स के अंदर देखने को मिलता है। डायटम्स, डाय मतलब 2 होता है ना, इसलिए 2 बॉक्स जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, मरीन फॉर्म्स में सिलिका होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम अलग है, सॉरी स्ट्रक्चर अलग है दोनों का, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। ऐसी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, है ना, बहुत नहीं भी याद रहा तो चल जाएगा बेटा, बस इतना ध्यान रख लेना। क्या? बस इतना ध्यान रख लेना कि मैरीन फॉर्म्स में सिलिका होता है आउटर सरफेस पे, सरफेस के ऊपर। फिर कुछ पैरासिटिक होते हैं, जैसे एंट अमीबा। अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है ना, मे बी ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आपको आपके जूलॉजी वाले साल पढ़ाएंगे इस चीज़ को। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, एमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है ना, स्टूल में ब्लड वगैरह आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये बैठ जाता है, वहाँ पे अफेक्ट करता है चीज़ों को, ठीक है। पैरासिटिक होता है कुछ, उसका एग्जांपल एंट अमीबा। अब बस एंट अमीबा याद रखो, जीनस याद रखो इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्लैजिलेटेड, देखो नाम सुन के लग रहा फ्लैजिला होगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग होंगे, या तो पैरासाइट होंगे, फ्री लिविंग और पैरासाइट। फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, नाम में काम छुपा है, देखो फ्लैजिला प्रेजेंट। दूसरा पैरासिटिक फॉर्म जो होंगे डिजीज कॉजिंग होंगे। हाँ भाई, इसमें अलग क्या है? पैरासिटिक है तो डिजीज तो कॉज करेगा ही, हाँ ठीक है। और कौन सा डिजीज पर्टिकुलरली यहाँ हमें समझना है? स्लीपिंग सिकनेस, मतलब जानबूझ के नींद आता है। अभी अपने को मत जोड़ लेना कि सर मैं भी तो 5 घंटे सो के उठाऊँ अभी, तो बेटा वो कुछ और भी कारण हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपको यही हुआ है, ठीक है। लेकिन स्लीपिंग सिकनेस जनरली कौन कॉज करता है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस या गैम्बीज, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। दूसरा यानी तीसरा, सॉरी, सिलेटेड प्रोटोजोन्स। आगे बढ़ते हैं सिलेटेड प्रोटोजोन्स की तरफ। नाम सुन के क्या लग रहा है सर? ये तो गारंटीड है सर, गारंटीड है क्या? सीलिया तो होगा ही होगा इसके अंदर। हाँ बेटा बिल्कुल सही, देखो सीलिया प्रेजेंट है और थाउजेंड्स होते हैं नंबर में बेटा, छोटू छोटू होते हैं, लेकिन होगा कितना? बहुत ज़्यादा, थाउजेंड्स इन नंबर। और एक्टिवली मूविंग, देख बेटा एक्टिव बोला है यानी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक्वेटिक होंगे, पानी में मिलेंगे, ये पानी के अंदर मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, इनमें गलेट प्रेजेंट होता है। गलेट क्या होता है सर? देखो सिंपल सा बात है, देखो ये क्या है? ये आपका पैरामीशियम, देखो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बन गया। एक मिनट रुको बेटा, देखो यहाँ बनाता हूँ मैं, ये आपका पैरामीशियम है, ठीक, ये पैरामीशियम। यहाँ पे ना एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, देखो कनाल लाइक स्ट्रक्चर है ये गलेट। अरे एक मिनट, हाँ ये गलेट है बेटा, ये होल है ना जो ये होल। अब यहाँ पे ये फूड वैक्यूल दिया हुआ है, इसी के थ्रू फूड अंदर जाएगा। फूड अंदर किसके थ्रू जाएगा? ये देखो ये बहुत सारे सीलिया है इसके ऊपर। ये सीलिया क्या करेंगे? ये जो वाटर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, ये फूड मान लो यहाँ पकड़ा इसने, और अगर फूड यहाँ पकड़ा है तो यहाँ पे पानी की मदद से, सीलिया की मदद से ये क्या करेंगे? इसको यहाँ से यहाँ फेंकते चले जाएंगे, टॉस करते चले जाएंगे, और टॉस करते करते कहाँ लेके आएंगे? गलेट के अंदर लेके आएंगे। और यहाँ पे ये एपिस्टोम रहता है इसका, तीर जैसा स्ट्रक्चर, जो उसको अंदर भेजेगा और भेज के यहाँ पे फूड वैक्यूल क्रिएट होगा, फिर अपना खाएगा पिएगा और बाहर एक्सक्रीट कर देगा ये, ठीक है, समझे इस बात को। तो यानी क्या बोल रहा है? गुलेट प्रेजेंट होगा, एक कैविटी है ओपनिंग आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल सरफेस, सेल सरफेस की
बाहर पे ये कैविटी ओपन हो रहा है, समझे। अच्छा, कोऑर्डिनेट मूवमेंट होगा सिलिया का, कोऑर्डिनेट मूवमेंट होगा तो क्या होगा, वाटर लैडन विद फूड, पानी के साथ ये जो पूरा खाना है ये कहाँ जाएगा, स्टीर्ड मतलब भेज दिया जाएगा कहाँ पे, गुलेट के अंदर में, और फिर अपना डाइजेशन जो भी इसका प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होगा। लेट मी रिमूव दिस, ये तो बस समझाने के लिए बताया था आपको, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। अब एक बात बस इतना ध्यान रखना, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस मिलता है। क्यों मिलता है, क्या मिलता है, विल नॉट गो इन डिटेल, बस इतना ध्यान रखो 2 न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्पोरोजोन्स के बारे में बात करते हैं ना। स्पोरोजोन्स कौन है, ये स्पोरोजोन्स कहाँ से आते हैं ये, बेटा ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म से, बहुत डाइवर्सिटी है इसके अंदर, है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। दूसरा, ये इन्फेक्शियस, इनमें स्पोर लाइक स्टेज होता है ना, इन्फेक्शियस, मलेरिया पढ़ा होगा तो समझ जाओगे मेरी बात को। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। अरे बेटा एक स्टेज आता है ना स्पोर लाइक, आरबीसी में, समझ लो अभी आएगा, हिंट नहीं दूंगा, अगर नहीं पढ़ा तो वेट करो, समझाएंगे आपको सर जूलॉजी वाले, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम, बेटा इसको नोटोरियस बोलते हैं, बड़ा बदमाश है, ठीक है। प्लाज्मोडियम मोस्ट नोटोरियस, मलेरियल पैरासाइट है, कॉजेज मलेरिया, कॉमन सा बात है, मलेरियल पैरासाइट है तो क्या कॉज करेगा, मलेरिया कॉज करेगा। एंड स्टैगरिंग अफेक्ट ऑन, स्टैगरिंग मतलब अचंभित, चौंका देने वाला इफेक्ट किस पे कॉज करता है, ह्यूमन पॉपुलेशन पे, ठीक है। और सारे के सारे ये जो स्पोरोजोन्स है ये कैसे होते हैं बेटा, एंडो पैरासाइट्स, ऑल लिखा है, मोस्टली नहीं लिखा है, मतलब एक्सेप्शन नहीं है। फ्यूचर में देख लिया तो रोना मत, बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस ऑल्सो, बट अभी के लिए क्या समझो, ऑल क्या है, एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब अंदर की तरफ, ये आपके बॉडी के अंदर जाएंगे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे और प्लस न्यूट्रिशन भी डिराइव करेंगे, क्योंकि पैरासिटिक है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ बेटा हमारा किंगडम प्रोटिस्टा खत्म होता है यहाँ पे। अब समझते हैं किंगडम फंजाई के बारे में, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टफ क्वेश्चन बनाना हो तो जनरली इसको भी इसी को चूज करते हैं, ऐसा देखा गया है ना, ज़रूरी नहीं है, आगे से भी टफ क्वेश्चंस बन सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट है, इतना कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक। अब समझते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। बेटा जब भी आप एक बात बताओ, जब भी ये सारे किंगडम पढ़ रहे हो ना बेटा, वो टेबल ध्यान रखना, उस टेबल से ना बहुत कुछ क्लियर होगा आपको, बहुत कुछ बेसिक्स तो बहुत आसानी से क्लियर होगा, जो टेबल हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, ये 5 किंगडम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे सारे किंगडम्स का, ठीक है ना, उसको ध्यान में रखा करो हमेशा। चलो किंगडम फंजाई, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, आपको समझा दिया है यूनिक क्यों है। अगर नहीं समझे अभी तक तो या तो रिकॉल कर, नहीं तो वीडियो पीछे जाओ और उसको आराम से देख बेटा, रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ नहीं समझाऊंगा, हिंट दे रहा हूँ, दोबारा से आपको एक बार देखने को, शॉर्ट जो वो क्या बोलोगे, शॉर्ट टाइम जो है वहाँ पे, उस टाइम को देखो और उस टाइम में समझो कि मैंने क्या समझाया है, ठीक है। तो यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनको क्यों बोलते हैं आपको ऑलरेडी बता दिया है। ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत डाइवर्सिटी है इनका मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में, बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह मिलते हैं ये, ठीक है। अब जैसे फंजाई कुछ मॉइस्ट ब्रेड पे उगते हैं, कुछ रॉटन फ्रूट्स पे भी होते हैं। जो मॉइस्ट ब्रेड पे उगता है वो कॉमन फंजाई ब्रेड माउल्ड बोलते हैं, यानी राइजोपस है उसका नाम, ठीक है, कॉमन नेम इज ब्रेड माउल्ड। फिर कॉमन मशरूम कुछ एडिबल होते हैं, उनमें से एक एडिबल का नाम क्या लिखा, एगेरिकस, बेटा टोडस्टूल पॉइजनस होता है, एमेनिटा इसका एग्जांपल आएगा, लेकिन एगेरिकस इज एडिबल, खाने लायक होता है, ठीक है। टोडस्टूल इज नॉट एडिबल, इट इज पॉइजनस। नहीं लिखा तो यहाँ लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, पॉइजनस, टोडस्टूल्स आर पॉइजनस, और ये दोनों क्या है, फंजाई हैं, ठीक है। अच्छा, पैरासिटिक फंगस, अब पैरासिटिक है, बीमारी कॉज करेगा, ठीक है। उसमें से देखो अभी 3 लोगों के नाम समझ लेते हैं जो एनसीईआरटी बताती है। पहला एल्विगो, एक फंगस है, पैरासिटिक है, ये वाइट स्पॉट्स कॉज करता है, किस पे, मस्टर्ड लीफ पे, अभी आगे दोबारा रिवाइज हो जाएगा ये। फिर पक्सीनिया क्या करता है ये, वीट रस्ट, दे कॉज वीट रस्ट, ठीक है। रस्ट मतलब समझो ना धुला धुला जैसा, अरे आयरन वो देखा है कभी साइकिल के चेन में जब रस्ट होता है तो उस तरीके का कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना, वीट रस्ट में। यूस्टिलैगो स्मट है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। पक्सीनिया इज रस्ट बट यूस्टिलैगो इज स्मट, दोनों एक ही जगह पे आते हैं, एक ही फंजाई के क्लास के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं देखेंगे। यूनिसेलुलर फंजाई याद रखो बेटा, फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं। एक लौता जो एग्जाम्पल है इसका यूनिसेलुलर फंजाई का वो कौन है, ईस्ट। कौन है, ईस्ट। और ईस्ट किस में यूज़ होता है बेटा, है ना, ईस्ट किस में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको पढ़ाया जाएगा ईस्ट के बारे में और अच्छे से। ईस्ट यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर, इसीलिए इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर मेकिंग बियर एंड ब्रेड, ठीक है, ईस्ट को। और एक लौता ऐसा है जो यूनिसेलुलर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसा
बैक्टीरिया में भी पढ़ा था, एंटीबायोटिक में हेल्प करते हैं बनाने में, वैसे दे आर ऑल्सो, इसमें से कुछ जो होते हैं फंगस वो कैसे होते हैं, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, जैसे कि पेनिसिलियम सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्या क्लियर है अभी तक किंगडम फंजाई आपको? ये बेसिक्स था, आगे भी देखते हैं अभी, ठीक। चलो, अब कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है बेटा? हर जगह मिलेंगे, हर जगह, दे आर कॉस्मोपॉलिटन, फाउंड एवरीवेयर, मतलब एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, पेट्स, प्लांट, सब जगह मिलेंगे ये फंगस, ठीक है। दूसरा, ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे उगते हैं। आप देखो बारिश के समय पे, बारिश के समय पे बेटा फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट ह्यूमंस में फंगल इन्फेक्शंस भी बारिश के समय पे ज़्यादा होता है। क्यों? ह्यूमिड कंडीशन होता है इसलिए, ठीक है ना, ह्यूमिड कंडीशन की वजह से होता है, ठीक है। तो दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। अच्छा, उसके बाद फंजाई जो होता है फिलामेंट जैसा बॉडी होता है। देखो ये बात ईस्ट में नहीं होगा, यूनिसेलुलर है ना बेटा, मल्टी सेलुलर नहीं है, तो फिलामेंट बॉडी कहाँ से आएगा? ईस्ट तो सिंपल ऐसा होगा ना, ईस्ट है ये, ठीक है, ईस्ट। लेकिन इनमें कैसा होता है? फिलामेंटस बॉडी, फिलामेंटस बॉडी कुछ ऐसा। देखो एक तो होगा फिलामेंटस बॉडी, ठीक है, ऐसा, दूसरा ऐसा, ऐसा कैसा? देखो अभी समझो इस बात को, ठीक है। अब ये फिलामेंटस बॉडी कैसा दिख रहा है बेटा? देखो यहाँ पे लिख रखा है कैसा, लॉन्ग है, स्लेंडर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड पतला सा होगा, लंबा लंबा नहीं होगा, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को क्या बोला? इसी को बोला हाइफे। अब ये जब ग्रुप ऑफ हाइफे मिलके जो नेटवर्क बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? माइसीलियम, है ना। ग्रुप ऑफ हाइफे फॉर्म्स अ नेटवर्क नोन एज माइसीलियम, ठीक है। अब देखो ये जो हाइफे होगा ये दो तरीके का होगा, या तो ये ऐसा हो जाए, इसमें सेप्टा यानी एक वॉल जैसा प्रेजेंट हो जाए, तो इसीलिए इसको बोला सेप्टेट हाइफे, या तो वॉल प्रेजेंट ना हो, वॉल प्रेजेंट ना हो और ऐसे ही न्यूक्लियस बने बिना वॉल के, है ना, यानी कैरियोगामी नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, है ना। मतलब वॉल सेप्टा का प्रेजेंट ना हो, यानी इसको बोला ए सेप्टेट या सिनोसिटिक, बहुत सारे न्यूक्लियस है, ठीक। और ये क्या हुआ? सेप्टेट। इसका एग्जांपल क्या हुआ? फाइकोमाइसिटीज। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ सेप्टेट का? बाकी सब जो बच गए, क्या बच गए? खुद सोचो, आगे तो बताऊंगा ही मैं, ठीक है। समझ में आया ये बात? चलो 1 मिनट इसको मिटा दूं, गंदा लगेगा नहीं तो। चलो समझे इस बात को, इस बात को समझे, सेप्टेट ए सेप्टेट, ठीक है। इनका जो बॉडी है कैसा है? फिलामेंटस है, ठीक है, एक्सेप्ट ईस्ट। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेल वॉल जैसा कि मैं बता रहा था काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स का बना है। आपको मेनली जो याद रखना है, मेनली वो क्या? काइटिन याद रखना है, काइटिन है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है। तो काइटिन और पॉलीसैकेराइड का बना है। ज़्यादातर कैसे होते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स या सैप्रोफाइट्स, ज़्यादातर सैप्रोफाइट्स होते हैं, डेड डिकेइंग में कंज्यूम करेंगे, डेड डिकेइंग से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। उसके बाद सिम्बायोंट की तरह भी रह सकते हैं। अच्छा, सिम्बायोटिक मतलब, सिम्बायोंट मतलब म्यूचुअली किसी और के साथ म्यूचुअल कनेक्शन में रह सकते हैं, कि भाई तुमको मैं फ़ायदा दूंगा, तुम मुझे भी फ़ायदा दो, ठीक है। जैसे लाइकन्स आगे पढ़ेंगे, एल्गे और फंजाई का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एल्गे जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, न्यूट्रिएंट वगैरह ले करके फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना बनाएगा, फंगस को देगा, फंगस क्या करेगा? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, प्रोटेक्शन भी देगा, ठीक है। एल्गे और फंजाई, लाइकन्स, माइकोराइजा ये हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन करता है उनके रूट्स में, और ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बदले में खाना मिलता है इसको, ठीक है। तो दैट इज माइकोराइजा एंड लाइकन्स, और टुगेदर ये क्या है? सिम्बायोंट्स है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन कैसा होता है? देखो 3 तरीके से, वेजिटेटिव तरीके से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है। इतना जान लो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन। बेटा फिजन और बडिंग ये सिर्फ ये ईस्ट में होता है, और फ्रैगमेंटेशन किस में होता है? इन लोगों में होता है। फ्रैगमेंट देखो ना, इतना लंबा लंबा धागा जैसा स्ट्रक्चर था, बताया था, वो धागा ऐसा टूट जाता है ना, फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, इसीलिए। और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की मदद से होता है, ठीक है, स्पोर्स की मदद से। तो आओ चलो थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में देखें। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज़ूस्पोर्स, ठीक है। 3 तरीके के स्पोर्स बनते हैं यहाँ पे, ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर या उसको एप्लानोस्पोर्स भी बोलते हैं, और तीसरा कोनिडिया बनता है, एक स्ट्रक्चर, है ना। अब जो ज़ूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर या एप्लानोस्पोर है, ठीक है, ये मोटाइल है। कौन? ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर्स मोटाइल है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ऐसा, और ये एक स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे ज़ूस्पोर्स बनेंगे, बहुत सारे ऐसे ज़ूस्पोर्स बनेंगे, ठीक है ना, ऐसा। तो ये क्या हो गया? एंडोजीनस हो गया, मोटाइल हो गया, ठीक है। दूसरा स्पोरेंजियोस्पोर, एप्लानोस्पोर, दे आर नॉन मोटाइल पर एंडोजीनस, अंदर की तरफ बनेंगे पर मोटाइल नहीं होंगे। देखो ये कुछ ऐसा, ये अंदर की तरफ बन रहा है ये स्पोर्स, ठीक है, बट दे आर नॉन मोटाइल, ठीक। अब
जो कोनिडिया है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें नॉन मोटाइल एक्सोजीनस स्पोर बनेंगे। नॉन मोटाइल, देखो ये मोटाइल नहीं है बेटा, यहाँ बना रखा ऑलरेडी, और एक्सोजीनस मतलब बाहर की तरफ बनेंगे, अंदर की तरफ नहीं बनेंगे। यहाँ पे बेटा एंडोजीनस बन रहा है, यहाँ पे कैसा बन रहा है, एंडोजीनस। समझे क्या इस बात को, यहाँ पे एंडोजीनस बन रहा है। और ये जो दोनों है, ये कौन कौन, जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये कहाँ मिलेगा, फाइकोमाइसिटीज के अंदर। और कोनिडिया में, कोनिडिया कहाँ मिलेगा, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। व्हाट अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज, आपने मिस कर दिया सर, नहीं बेटा मिस नहीं किया है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अब सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। बोला था स्पोर्स बनेगा दोनों में, 2 मिनट बेटा। चलो अब सेक्सुअल स्पोर्स में फाइकोमाइसिटीज में 2 स्पोर्स बनते हैं, है ना, उनके सब जो अदर क्लासेस हैं, ऊ स्पोर बनेगा और जाइगोस्पोर बनेगा, ठीक है ना, ऊमाइसिटीज जाइगोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। अब ये जो है फाइकोमाइसिटीज का पार्ट है। अब इसमें ये बोल रहा है जाइगोट बन रहा है बेटा, जाइगोट 2n, समझना भी इस बात को, है ना, थोड़ा ध्यान से समझना, जाइगोट 2n, और बाय गैमेट फ्यूजन, यानी गैमेट का फ्यूजन से बन रहा है, इसलिए सेक्सुअल स्पोर्स बोल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है। और गैमेट कैसा होगा, आइसोगैमस, एनाइसो, ऊगैमस, ठीक है। आई होप इसका आपको डिफरेंस पता है, आइसो मतलब सिमिलर, एनाइसो मतलब डिसिमिलर, ऊ मतलब साइज सेम है, ठीक है। आइसो मतलब एक बड़ा एक छोटा, आइसो, एनाइसो एंड ऊगैमस, ठीक है। अब समझो एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। एस्कोस्पोर इसके बारे में आता हूँ अभी, रुक जाओ। एस्कोस्पोर कहाँ बनेगा, एस्कोमाइसिटीज में, नाम सुन के लग रहा है, बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में। अच्छा, ये जो स्पोर है एस्कोस्पोर, एक सैक लाइक एस्की होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको एस्की बोलेंगे। अब वो एस्की है क्या, उस एस्की जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर अरेंज रहेगा फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, जो जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प। समझा इस बात को। अब ये एंडोजीनस होगा, कौन, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स कैसा होगा, एंडोजीनस। बेसिडियोमाइसिटीज में एक्सोजीनस, ये एंडो ये एक्सो। अच्छा, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये नॉन मोटाइल है, ये भी नॉन मोटाइल है। यहाँ से 4 से 8 नंबर में होते हैं, मतलब टोटल जो प्रोडक्शन होगा 4 से 8 तक के बीच में होगा। यहाँ 4 ही होगा किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, है ना, यानी बेसिडियोस्पोर में 4 इन नंबर होगा, यहाँ पे 4 to 18 नंबर होगा किसमें, एस्कोस्पोर के अंदर। दोनों ही नॉन मोटाइल है, किसकी बात कर रहा हूँ, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एंडोजीनस है एक, कौन, एस्कोस्पोर, और एक्सोजीनस है कौन, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब समझो इस बात को, है ना, मैंने जो यहाँ बताया था गैमीट का। अब देखो होता क्या है, प्लाज्मोगैमी होगा पहले, समझना इस बात को, प्लाज्मोगैमी, है ना, ये जो अपने सेल जो है सामने के डिसॉल्व कर जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, दोनों न्यूक्लियस पास में आ जाएंगे। और जैसे ही दोनों न्यूक्लियस पास में आएंगे, देखो न्यूक्लियस है मेरा नहीं मतलब फंजाई का, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है बेटा, ये अगर फाइकोमाइसिटीज है उसके केस में तुरंत इमीडिएटली फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। अभी एस्को और बेसिडियो को थोड़ा साइड करते हैं, 2 मिनट पहले इसको समझते हैं, ठीक है। क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा दोनों, फ्यूज़ करने के बाद क्या होगा, दोनों सामने सामने आएंगे, ठीक, और सामने आकर के क्या बना लेंगे, जाइगोट। और जैसे ही वो जाइगोट बनाएंगे बेटा, फाइकोमाइसिटीज में अगर अनफेवरेबल कंडीशन आया तो यही जाइगोट के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगा ताकि इसको उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचा सके, और ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा, कौन, फाइकोमाइसिटीज। तो यहाँ पे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर या स्पोर जैसा बिहेव कौन कर रहा है, जाइगोट। इसलिए यहाँ पे यूस्पोर और जाइगोस्पोर एक्चुअली में क्या है, जाइगोट है। समझे क्या इस बात को, ये जाइगोट ही बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना लेगा, इसलिए 2n लिखा है वहाँ पे, ठीक है। अब समझो इसके केस में क्या होता है, अब वो जो n+n कंडीशन, वापस आ जाओ उधर n+n कंडीशन के अंदर। अब ये n+n कंडीशन जो है आपका ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर भी ये कंडीशन रहता है और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर भी, लेकिन एस्कोमाइसिटीज में शॉर्ट लिव्ड होता है, बट फाइकोमाइसिटीज जैसा इमीडिएट नहीं हो रहा है। वैसे ही बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ये थोड़ा लॉन्ग लिव्ड होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। पर दोनों में शॉर्ट में बोलूँ तो एस्को और बेसिडियो में n+n कंडीशन रहता है, जबकि फाइकोमाइसिटीज में n+n कंडीशन नहीं देखने को मिलता है। समझे क्या इस बात को, ये यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है। और मज़े की बात, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर नहीं होता है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। क्या समझे, चलो आगे देखते हैं। अभी अगर मैं टोटल सम पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर मैं एक सीक्वेंस में बताऊं आपको, इवेंट्स में बताऊं, मेन इवेंट्स में, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा।
पहला तो प्लाज्मोगेमी हुआ जैसा बताया, फिर कैरियोगेमी हुआ। अच्छा, ये कैरियोगेमी भी दो तरीके से हुआ, पहला या तो इमीडिएट हो गया फाइकोमाइसिटीज के अंदर, या इमीडिएट नहीं हुआ एस्को और बेसिडियो के अंदर, यानी एक N+N कंडीशन देखने को मिला जिसको क्या बोला आपने, डाइकैरियोटिक फेज। एक N+N कंडीशन देखने को मिला जिसको क्या बोला, डाइकैरियोटिक फेज। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस होगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, उसमें ही तो ये सारे स्पोर्स बने, उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो बस्ट ओपन होगा, ठीक है, यानी ये हैप्लॉइड स्पोर्स बस्ट ओपन होंगे और जर्मिनेट करेंगे जाके, और द मोमेंट दे विल जर्मिनेट दे विल फॉर्म एडल्ट, दे विल फॉर्म एडल्ट। समझ में आया? चलो आगे की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा, है ना। वन शॉट है इसलिए एक शॉट में हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चल रहे हैं, टच अपॉन करते हुए चल रहे हैं। इनकेस आप पहली बार पढ़ रहे हो, टेंशन मत लो, डिटेल्स जब एकदम डिटेल्स क्लास में पढ़ेंगे तब क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो बस आप समझते चले जाओ। और अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आई होप आपको सारी चीज़ें लिंक हो रही होंगी और आप प्रॉपरली समझ पा रहे होंगे, रिवाइज कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलो, अब फंजाई में 4 क्लासेस है, अब तक तो पढ़ते हुए आ रहे थे, है ना, ये तो सारा आप जान ही रहे हो, ठीक है। कौन कौन से 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, 4 क्लासेस ऑफ फंजाई होते हैं, ठीक। अब इसे कुछ एग्जांपल्स है जो आपको आने ही चाहिए। फाइकोमाइसिटीज में 4 एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सा, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर एंड फाइटोप्थोरा, ठीक है। राइजोपस इंट्रोड्यूस किया था पहले ही आपको मैंने, वो रॉटन वाला, रॉटन फ्रूट और फंजाई यार, रॉटन फ्रूट और तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड में, ब्रेड को अफेक्ट करता है, तो इसीलिए इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एल्ब्यूगो आया था उधर, वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड के लीव्स पे या मस्टर्ड पे या वाइट स्पॉट्स कॉज करता है। दूसरा म्यूकर, इसको डंग माउल्ड भी कहते हैं, गोबर में मिलता है, कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं जो डंग में मिलते हैं, तो म्यूकर। चौथा फाइटोप्थोरा, थोड़ा यानी थोड़ा सा लेट हो गया, ये थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या हो गया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज कर दिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयरलैंड फेमिन, है ना, भुखमरी, फेमिन, कमी, तो वैसा आ गया कुछ, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, किसने, फाइटोप्थोरा। इसी का उधर आएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर, ऑल्टरनेरिया, बड़ा भाई थोड़ा लेट हो गया तो उसने ऑल्टरनेट खोज लिया और क्या कॉज कर दिया, ये लेट कर रहा है तो बोला मैं जल्दी करूंगा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बंगाल फेमिन। चलो अभी देखेंगे एस्कोमाइसिटीज के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, ईस्ट इज एस्कोमाइसिटीज, ईस्ट। दूसरा बेटा पेनिसिलियम, ठीक है। तीसरा बेटा मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, तीसरा और चौथा मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, दोनों एडिबल हैं, खाया जा सकता है इनको, ठीक। फिर एस्परजिलस, ये एफ्लाटॉक्सिन रिलीज करता है, इसको वीड ऑफ लैबोरेटरी भी बोलते हैं, ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन। क्लैविसेप्स, LSD, ये एक हेलुसिनर्जिक ड्रग है जो ये रिलीज करता है, क्लैविसेप्स। दूसरा लास्ट जो क्या है, न्यूरोस्पोरा, है ना, इसको ड्रोसोफिला भी बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्ड में भी वर्क में भी इसको यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि ड्रोसोफिला का मेनली जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इसको ये कहाँ यूज़ होता है, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, ठीक है। अब बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, देखो बेटा बड़ा सिंपल है, पक्सीनिया और यूस्टिलागो, ये दोनों तो आपको याद रहने चाहिए। वीट रस्ट कॉज करता है वो, रस्ट, और ये क्या है, स्मट है। उसके साथ साथ एक और नाम जोड़ लो, पफ बॉल्स। पफ कहाँ आता है, बफ के अंदर, बेसिडियो के अंदर ऐसे याद रखने के लिए राइम थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, पफ बॉल्स इन बेसिडियोमाइसिटीज। अच्छा, और एक क्या नाम आया था, एगैरिकस, याद करो वहाँ बताया था आपको, है ना, ये क्या एडिबल मशरूम है, खा सकते हैं आप इसको, ठीक। अब आता है एग्जाम्पल ड्यूटेरोमाइसिटीज का, कलेक्टोट्रिकम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लाल लाल तरीके से वो रेड रॉट कॉज करता है शुगर केन में। दूसरा ऑल्टरनेरिया, अभी बताया था, ये ऑल्टरनेटिव खोज लेता है कि भाई तुम लेट कर रहे हो तो मैं जल्दी करूंगा, पर करूंगा किसका, पोटैटो का, और क्या कर दिया, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसके कारण से बंगाल फेमिन आ गया, ठीक है। और लास्ट जो है इसका एग्जाम्पल वो है ट्राइकोडर्मा, ठीक। इसके बारे में ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं जानने हैं, क्या करता है क्या नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि ये सारे एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फाइकोमाइसिटीज, और इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं ना, जो एनसीईआरटी भी बोलती है और जो अब तक हमने नहीं देखा। पहला फाइकोमाइसिटीज, ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलता है, इन एक्वेटिक हैबिटेट, ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट सॉइल, है ना, डिकेइंग वुड मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस के अंदर मिलता है ये, ठीक। दूसरा ऑब्लिगेट, यानी फैकल्टेटिव नहीं बोला, ऑब्लिगेट,
कंपल्सरी क्या होंगे, ये पैरासाइट होंगे। किस पे, प्लांट्स के अंदर। किसकी बात है, फाइकोमाइसीटीज के बारे में। बाकी सब ऑलरेडी मैंने कवर किया है आते वक्त, ठीक। दूसरा एस्कोमाइसीटीज, इनको एक और टर्म यूज करते हैं, क्या, सैक फंजाई बोलते हैं। ये सैप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर्स है, पैरासिटिक है, या फिर कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस एक टर्म होता है जिस किसके लिए यूज करते हैं, जो कि डंग पे, यानी डंग पे ग्रो करता है ना। ग्रोइंग ऑन डंग इज नोन एज कॉप्रोफाइलस, ठीक है। वो कहाँ आते हैं, एस्कोमाइसीटीज में। बेटा वो म्यूकर भी डंग में ग्रो करता है, लेकिन उसको भी आप बोल सकते हो, लेकिन मेनली एस्कोमाइसीटीज के अंदर आता है, ठीक है ना। वो म्यूकर लेकिन उसका एग्जाम्पल है, याद रखना, किसका, फाइकोमाइसीटीज का, ठीक है। बेसिडियोमाइसीटीज, इनको ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स में ग्रो करते हैं, ट्री के स्टम्प्स में ग्रो करते हैं, और पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं लिविंग बॉडीज के अंदर, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है। बेटा सेक्स ऑर्गन इसलिए एब्सेंट है क्योंकि इनमें स्पोर्स बन जाता है, सेक्स ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती अलग से, इसलिए सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है। आप इतना बस समझो, है ना। अलग से एक स्ट्रक्चर नहीं चाहिए जिसमें इनको स्पोर्स वगैरह बनाना हो, सिंपल तरीके से काम हो जाता है, इसलिए सेक्स ऑर्गन्स नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं चाहिए इसलिए एब्सेंट है, ठीक है, नेचर ने नहीं दिया इनको। ड्यूट्रोमाइसीटीज, इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, या कहीं कहीं इनको डस्टबिन फंजाई भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बड़ा सिंपल सा बात है, डस्टबिन में तो आप कुछ भी फेंकते हो ना जो आपको ज़रूरत नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है। इनमें पहली बात तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही खाली पता है हमको, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ही खाली पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इनका कुछ पता नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई ऑर्गेनिज्म नया डिस्कवर होता है, कोई फंजाई नया डिस्कवरी किया जाता है, और उसमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता नहीं चला उसका, अगर तो क्या करते हैं हम उसको, या साइंटिस्ट उसको कहाँ रख देते हैं, ड्यूट्रोमाइसीटीज में। जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं चलता है तब तक, द मोमेंट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिस्कवर्ड, इट इज अगेन केप्ट इन टू द रेस्पेक्टिव ग्रुप जिससे भी वो मैच खा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये इम्परफेक्ट फंजाई है क्योंकि सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेज ही पता है। सैप्रोफिटिक या पैरासाइट्स है, कुछ सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक है ना, डेड डिकेइंग मैटर पे वो ग्रो करेंगे, और पैरासाइट्स हैं लार्जली जो है वो डिकम्पोजर्स हैं, किसके, लिटर्स के, और किसके, और क्या करते हैं, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ड्यूट्रोमाइसीटीज पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंजाई हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, स्पेसिफिकली लिख रखा है इसने, क्या, ड्यूट्रोमाइसीटीज, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए बेटा, इसी के साथ हमारा किंगडम फंजाई खत्म होता है यहाँ पे। अब किंगडम प्लांटा और एनिमेलिया का बड़ा शॉर्ट बात करते हैं हम, ठीक। उसके बाद हम वायरसेस के ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। किंगडम प्लांटे उतना ही जितना दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, वरना तो ये पूरा चैप्टर है। सिमिलर थिंग गोज फॉर किंगडम एनिमेलिया, बिकॉज उसका अलग से एक चैप्टर है, ठीक है। तो किंगडम प्लांटे सारे के सारे यूकैरियोट होंगे, क्लोरोफिल बियरिंग होंगे, ठीक। अच्छा, कुछ जो होंगे पार्शियली हेटरोट्रॉफिक भी होंगे, है ना, दूसरे पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। क्यों, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, फिर आपका ब्लेडरवर्ट हो गया, वो क्यों डिपेंड करेंगे, इंसेक्ट खाते हैं। क्यों इंसेक्ट खाते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, इसलिए वो पार्शियली हेटरोट्रॉफिक है, ठीक। कुछ पैरासिटिक है, कस्क्यूटा, है ना, ये ऐसे क्रीपर जैसे होंगे, अपना इधर से हॉस्ट्रिया बोल के एक स्ट्रक्चर होगा जो इसमें पिंच करेंगे, अंदर घुसाएंगे और न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो क्या है, पैरासिटिक कस्क्यूटा। फिर प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होगा इनमें, ठीक, और सेल वॉल कैसा होगा, सेल्यूलोजिक होगा। अब ये जो पूरा प्लांट किंगडम है, ये कितने ग्रुप्स को इंक्लूड करता है, कितनों को इंक्लूड करता है, 5 लोगों को इंक्लूड करता है। कौन कौन से, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसके बारे में डिटेल चर्चा प्लांट किंगडम में आता है, वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ हम एक इंट्रोडक्टरी क्लासिफिकेशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आते हैं एनिमल किंगडम की तरफ, यानी किंगडम एनिमेलिया। ये हेटरोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोट्स तो यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक है, दूसरे पे डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए। सेल वॉल नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात। डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट, फूड चेन पढ़ोगे तो डायरेक्ट समझ में आएगा। कुछ एनिमल्स डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, कुछ एनिमल प्लांट को नहीं खाते, वो जो प्लांट को खाता है एनिमल उसको खाते हैं, है ना। जैसे शेर डियर को खाता है, इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि डियर जिंदा क्यों, क्योंकि वो प्लांट को खा रहा है। तो डियर इज ईटिंग डायरेक्टली किसको, प्लांट को, और this deer is being eaten by the tiger directly, but this tiger is dependent on plant indirectly. I hope आपको समझ में आया हो, ठीक है। चलो आगे, डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो इंटरनल कैविटी के अंदर होता है। एक कैविटी है, स्टमक जैसा हमारा स्ट्रक्चर है, किसी के पास दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन इंटरनल कैविटी में डाइजेशन होता है। एनिमल किंगडम जब पढ़ोगे और क्लैरिफाई होगा आपको, आपके सर पढ़ाएंगे। स्टोर फूड कैसा होता है, ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में,
स्टोर्ड फूड कैसा होता है, ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में, प्लांटे में अगर पूछे तो स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। चलो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, होलो पूरा होल पूरा ले लूंगा मैं, पूरा खा लूंगा मैं, तो होलोजोइक। बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, पूरा खा लूंगा, अंदर पूरा ले लूंगा, है ना, अंदर पूरा खा के बैठूंगा, एकदम ठूस लिया, इंजेक्शन ऑफ फूड अंदर, ठीक है। दूसरा डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न, अरे लिविंग वर्ड पढ़ा दिया है, वहां बताया था डेफिनिट का मतलब, डेफिनिट मतलब लिमिटेड ग्रोथ है, ठीक है। हायर फॉर्म्स, जो हायर फॉर्म्स, आप जैसे आप देखो बेटा, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, आप जैसे ही एनिमल किंगडम जब पढ़ने जाओगे, आप खुद ऑब्जर्व करना, जब फाइला बढ़ते चला जाएगा, पॉरीफेरा से लेकर मैमेलिया तक का सफ़र जब आपका चलेगा, उस सफ़र के दौरान आप ये ऑब्जर्व करना किस तरीके से सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो डेवलप हो रहा है, हाउ द न्यूरॉन्स आर डेवलपिंग स्लोली, है ना। कभी आप देखोगे आप कि अरे भाई ये तो कुछ सेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन टाइमिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यानी आप जैसे जैसे फाइला को आगे चलते चले जाएंगे, आप नोटिस करेंगे ब्यूटीफुली न्यूरॉन्स, सेंसरी मोटार, न्यूरोमोटार मैकेनिज्म, इलेबोरेट सेंसरी या न्यूरोमोटार मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ज़्यादातर केपेबल है लोकोमोशन के, है ना। लोकेशन चेंजिंग मूवमेंट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। आई होप अगर नहीं पढ़ा हो तो सर पढ़ाएंगे सभी, चिंता मत करो। तो मोस्ट ऑफ देम केपेबल है लोकोमोशन का, कुछ होंगे जो ऐसे भी जो लोकोमोशन नहीं करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन से होता है। कॉपुलेशन कैसे होता है, मेल और फीमेल आते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उनमें से क्या होता है, गैमीट्स निकलता है, गैमीट्स निकल के आपस में फ्यूज करता है, एक जाइगोट स्ट्रक्चर बनाता है, वो आगे फिर फर्दर डेवलप होता है, यानी फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, है ना। जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनाता है, वो आप यूट्रस में आता है, बेबी प्रोड्यूस होता है और फिर एक नया प्रोजेनी डेवलप होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या याद रखना है, इज बाय कॉपुलेशन और बिटवीन मेल एंड फीमेल, फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायंस के ऊपर, है ना बेटा। इससे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है ना, फ्री के मार्क्स देके जाता है। देखो मैंने क्या बोला था, ये पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स बेस पे है। अभी तो एनसीईआरटी के दायरे में पढ़ रहे हो, अगर एनसीईआरटी के दायरे को खोल दो, यानी अगर लिमिटेशन हटा दिया जाए कि ठीक है अभी एनसीईआरटी ने हम कहीं से भी पूछेंगे, तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का कोई सीमा नहीं है बेटा, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। तो उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस का है। चलो, वायरस और प्रायंस। पहली बात तो ये जान लो कि आर.एच. विट्टेकर यानी रॉबर्ट विट्टेकर ने इनको कोई जगह नहीं दिया था, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है ना। ये चारों के चारों, यानी लाइकन्स भी क्या है वो भी नहीं समझ पाए, क्योंकि ये तो एल्गे और फंजाई दोनों का मिक्स होकर के बना है ना, तो नहीं रख पाए कहीं, कहाँ रखें इसको, दोनों है एक साथ में। और ये तो ऐसे भी होते हैं लाइकन्स कि आप देख के पहचान ही नहीं पाओगे कि यार ये दो ऑर्गेनिज्म एकदम सिमिलर चिपके हुए, समझ ही भी नहीं आ रहा है कौन एल्गे है कौन लाइकन है, सॉरी कौन एल्गे कौन फंजाई है, ठीक। दूसरा, वायरॉइड्स और प्रायंस, ये ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है और लिविंग होने के लिए सेल का होना ज़रूरी है, ये हम जानते हैं, है ना। एनसीईआरटी का वो लाइन है, ठीक है, एक सेल तो होना चाहिए, देयर शुड बी यूनिसेल्यूलर एटलीस्ट एक सेल, पर ये तो ये सेल्यूलर है, इसलिए इनको नहीं रखा गया, ठीक। अच्छा, वायरसेस ट्रू लिविंग नहीं है, इसीलिए डिड नॉट फाउंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन, ये बताया आपको। दूसरा, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, सेल्यूलर नहीं है। तीसरा, ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल जैसा इसका स्ट्रक्चर है, आगे देखेंगे, स्टेनलेस साहब ने दिया था, बताया था इसके बारे में। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग, बाहर के जब ये आपके सेल के बाहर रहेगा ना तो ये डेड रहेगा, जैसे ही सेल के अंदर आए लिविंग हो जाएगा। अमेजिंग राइट। तो और स्ट्रक्चर कैसा रहता है बाहर, क्रिस्टल जैसा, देखना अभी समझना। अच्छा, इसका नेम वायरस क्यों पड़ा, वायरस का मतलब होता है वेनम, पॉइजनस फ्लूइड, वहाँ से ये नाम आया वायरस, ठीक। अब चलो कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़ते हैं, कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं वायरस से रिलेटेड। डिमित्री इवानोविस्की वो साइंटिस्ट थे, 1892 में इन्होंने क्या कोशिश किया कि टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ देखा एक ऑर्गेनिज्म में। वो तो बाद में पता चला कि टीएमवी के कारण होता है, टोबैको मोज़ाइक वायरस के कारण, और टीएमवी वही वायरस है जो पहली बार डिस्कवर हुआ था। अब कैसे क्या हुआ था ये नहीं जानेंगे, बस शॉर्ट में लिखा है, उतना ध्यान रखना आप, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि जब ये फिल्टर पेपर है जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, मतलब बैक्टीरिया उससे पास नहीं कर सकते, उसके थ्रू जब पास करवाने की कोशिश की तो ये ऑर्गेनिज्म पास हो गए, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इनको क्या पता चला ये बैक्टीरिया से तो छोटा होता है कुछ, नाम नहीं दिया इन्होंने वायरस टर्म इन्होंने नहीं दिया है, न्यू एनसीईआरटी में क्लियर है ये बात। वायरस टर्म वाज गिवन बाय एक्स, आगे समझेंगे, ठीक है। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, और कैन पास बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर गए थे, ठीक है। तो उनको पता चला कि अच्छा जो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया के जो फिल्टर है, बैक्टीरिया का जो प्रूफ फिल्टर है उसको भी पार कर जा रहा है, यानी ये बैक्टीरिया तो नहीं है, कुछ और है, ठीक है। फिर आगे जो साइंटिस्ट है बिजरनिक,
कहाँ गया भाई, हाँ एम.डब्ल्यू. बिजरनिक. एम.डब्ल्यू. बिजरनिक जब आए कौन से ईयर में, देखो बेटा ये ईयर इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, 1898 के अंदर उन्होंने टोबैको प्लांट से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया. ध्यान देना बेटा, क्या एक्सट्रैक्ट किया, लिक्विड फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया. जब फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया तो एक हेल्दी टोबैको प्लांट, यानी पहले से उसके अंदर बीमारी नहीं थी. दो टोबैको प्लांट, चलो मैं ऐसे समझाता हूँ. सॉरी, दो टोबैको प्लांट थे, एक हेल्दी वाला था और एक डिजीज वाला था. डिजीज वाले से इन्होंने क्या किया, वो फ्लूइड निकाला, है ना, उसके अंदर से, और ये जो हेल्दी वाला है, जो डिजीज नहीं है, उसमें इंजेक्ट कर दिया. उन्होंने क्या देखा, ये जो हेल्दी वाला है वो भी इन्फेक्ट हो गया, प्लांट बिकम्स इन्फेक्टेड. तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फ्लूइड है, ये एक टर्म दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. ये आता है एग्जाम्स में, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. इसका मतलब क्या है, कॉन्टेजियस यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, वाइवम का मतलब लिविंग है ना, और फ्लूइडम का मतलब फ्लूइड है. तो कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड, एक कंटेजियस यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है. बाद में इसको नाम दिया उन्होंने वायरस, यानी ही वॉज द वन, कौन, एम.डब्ल्यू. बिजरनिक, ठीक है, जिन्होंने नाम दिया क्या, ये जो फ्लूइड था इसको, ही गेव द टर्म वायरस टू दीज न्यू ऑर्गेनिजम्स. इन न्यू ऑर्गेनिजम्स को जो कॉज कर रहे हैं उनको क्या नाम दिया, वायरस. किसने दिया, एम.डब्ल्यू. बिजरनिक. ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, है ना, दिमित्री साहब ने नहीं दिया था, उन्होंने नहीं दिया था. अब आते हैं स्टेनले साहब, 1935 में, जैसा बताया मैंने, ही क्रिस्टलाइज्ड वायरसेस को क्रिस्टलाइज्ड किया. और क्या बताया कि क्रिस्टल जो है वो ज़्यादातर किसके बने हैं, प्रोटीन्स के बने हैं. कॉम्पोजिशन और शायद हो सकता है कुछ XYZ का, लेकिन ज़्यादातर किसके बने हैं, प्रोटीन्स के बने हैं. कौन, क्रिस्टल्स. क्लियर. चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं. फिर एक चीज़ और, हाँ ये तो मैंने आपको बताया, वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड. इनर्ट मतलब एक्टिव नहीं है, ठीक है, इनर्ट आउटसाइड एंड इनर्ट आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट, कि स्पेसिफिक होस्ट के बाहर वो इनर्ट होते हैं. ठीक. दूसरा, ये ऑब्लिगेट यानी कंपल्सरीली ये क्या है, पैरासाइट है. अब वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आओ समझे. वायरसेस में दो आपको पार्ट मिलेंगे. पहला प्रोटीन कोट मिलेगा, वो प्रोटीन कोट जो है वो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और दूसरा मिलेगा जेनेटिक मटेरियल. और इन्फेक्शियस कौन है इन दोनों में से, जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल इज द इन्फेक्शियस वन. यही वो मटेरियल है, यही वो आप बोलोगे पार्ट है वायरस का जो इन्फेक्ट करता है किसी को भी, ठीक है. अब प्रोटीन कोट में कैप्सिड होता है, ठीक है, बहुत सारे कैप्सोमियर्स मिलके कैप्सिड बनाते हैं, ठीक है, यानी इसका एक यूनिट को कैप्सोमियर बोलते हैं. और जब इतने सारे, बहुत सारे मल्टीपल यूनिट्स आपस में ज्वाइन होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कैप्सिड, ठीक है. अब ये दो तरीके का होता है, या तो ये हेलिकल हो या पॉलीहेड्रल हो. ठीक. हेलिकल का बेस्ट एग्जांपल टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ठीक है. उसमें कैसा आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक, जेनेटिक मटेरियल. और पॉलीहेड्रल का बेस्ट एग्जांपल बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया के ऊपर बीमारी कॉज करता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया. इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ठीक है. वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब वायरस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक. कैसा जेनेटिक मटेरियल मिलता है, या तो प्लांट्स में होगा तो ये श्योर है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, लेकिन अगर एनिमल्स हैं तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है. पर इतना ध्यान रखना, या तो आरएनए होगा या तो DNA होगा, दोनों कभी नहीं होगा, DNA और आरएनए, बट नेवर बोथ, ठीक है ना. समझ में आया ये बात वायरस के बारे में. चलो आगे देखते हैं आप. ये देखो ये स्ट्रक्चर टोबैको मोज़ैक वायरस का, ठीक है, ये कैप्सिड, पूरा कैप्सिड, ठीक, आरएनए यहाँ पे, और ये है बैक्टीरियोफेज. इसके अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा देखने को, ठीक है. चलो अब समझते हैं कुछ वायरल डिजीजेस समझते हैं, ठीक है. ऐसे डिजीजेस का पूरा चैप्टर है, तो उसमें अगर होगा तो सर आपको वहाँ पे डिजीजेस अच्छे से डिटेल में बताएंगे. वायरल डिजीज क्या क्या है, मीजल्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, है ना, ये वायरल डिजीजेज है जो हम ह्यूमंस में होते हैं. अच्छा, कुछ सिम्टम्स प्लांट इन्फेक्शंस बाय वायरसेस. क्या सिम्टम्स है प्लांट के अंदर इन्फेक्शंस का जो कि वायरस कॉज करते हैं. पहला मोज़ैक फॉर्मेशन, है ना, मोटे मोटे से एक स्ट्रक्चर टाइप फॉर्म हो जाएगा, है ना, ऐसा, ये लीफ है, इसमें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे, ऐसा मोज़ैक लाइक, ठीक है, मोज़ैक फॉर्मेशन. दूसरा, लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग. अब खुद बताओ, अगर लीफ ऐसा था तो देखो इधर लाइट गिर रहा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा है, लाइट मस्त तरीके से गिर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा. लेकिन अगर लीफ कर्ल हो गया, रोल हो गया, तो बेटा सरफेस एरिया पहले यहाँ था, यहाँ तक था, अब घट गया, यानी फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ेगा,
यानी अल्टीमेटली क्या एक सिम्टम दिख रहा है आपको कि ये बीमार है प्लांट। दूसरा सेम वही येलोइंग एंड क्लियरिंग ऑफ वेन्स या लॉस ऑफ क्लोरोफिल, कॉमन सा बात है, क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा तो कहाँ से फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। दूसरा ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया है, खाना मिल नहीं रहा है तो लंबा तो होगा नहीं, ठीक है ना, यानी स्टंटेड यानी छोटा, ग्रोथ छोटा हो जाएगा, ठीक है, ड्वार्फ हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ सिम्टम्स। आगे अब पढ़ते हैं वायरॉइड्स के बारे में। बेटा वायरॉइड्स डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर 1971 के अंदर। कहाँ डिस्कवर किया था ये? जब पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज देखा था वहां से ये मिला था। इसीलिए ये क्या कॉज करता है? पोटैटो, इसीलिए नहीं कॉज करता, कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और जब उसको स्टडी किया गया तो पता चला कि कुछ और ऑर्गेनिज्म है, वायरस नहीं है, कुछ और ऑर्गेनिज्म है जो कि ये कॉज कर रहा है, ठीक है। और टीओ डिनर साहब पहले थे 1971 में जिन्होंने फाइंड आउट किया वायरॉइड्स। ये प्रोटीन कोट नहीं होता बेटा, इसमें ऐसा समझ लो भूत जैसा है अब बॉडी नहीं है, सोल घूम रहा है बाहर, ठीक है। तो ये क्या है? लैक प्रोटीन कोट्स, ओनली फ्री आरएनए, सिर्फ फ्री मतलब नेकेड आरएनए, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट है, ठीक है, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, वायरस से तो बहुत कम है, ठीक है। ये इन्फेक्शियस है, यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो आपका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए जो कि इन्फेक्शियस है और स्मॉलर देन वायरसेस। कॉमन सा बात है बेटा, वायरस के पास तो प्रोटीन कोट भी था, उसका कोट और ये तो बिना कोट के है, तो भाई साहब कॉमन सा बात है, बड़ा कौन लगेगा? वायरस, छोटा कौन हो जाएगा? ये वायरॉइड्स, ठीक है, समझेगा इस बात को। चलो अब आते हैं प्रायोन्स के बारे में। प्रायोन्स में जो प्रोटीन्स होता है वो नॉर्मल फोल्ड नहीं होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड होता है, ठीक है। दूसरा ये भी इन्फेक्शियस होता है। अब मज़े की बात, इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता, नो जेनेटिक मटेरियल, यानी ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज करता है। जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता यानी कोट मिलेगा, ऐसा समझो ना। क्या समझाऊँ? मान लो गिफ्ट का एग्जांपल अगर लिया मैंने आपसे, आपके लिए आपको बताया, तो एक गिफ्ट है, ये तो वायरस समझ लो, गिफ्ट आएगा, सॉरी पैकेजिंग आएगा, पैकेज के अंदर एक गिफ्ट आएगा, ऐसा वायरस ऐसा, ठीक। अगर मैं वायरॉइड्स की बात करूँ तो ये हटा दो, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर का बॉक्स हटा दो, गिफ्ट का बॉक्स, सिर्फ गिफ्ट जेनेटिक मटेरियल। और अगर मैं इसकी बात करूँ प्रायोन्स की, तो वही हो गया ना, जब शादी में जाते हैं तो लिफाफा कभी कभी खाली भी दे के आते हैं, चल भाई छोड़ अभी कौन भरेगा समझे। तो लिफाफा तो है पर अंदर गिफ्ट नहीं है, यानी बॉक्स है पर गिफ्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता है, किसमें? प्रायोन्स के अंदर। एबनॉर्मली फोल्डेड होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं, है ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एक तो डिसऑर्डर का नाम याद रखना है, मैड काउ डिजीज, नाम सुन के लग रहा है काउ में हो रहा है। दूसरा कौन कॉज करता है, मतलब ये क्या कॉज करता है? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इतना ध्यान रखो भाई, ठीक है। मैड काउ डिजीज इज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE। फिर एक क्रूड जेकब डिजीज, CJD, किसमें कॉज करता है? ह्यूमंस, जो कि एक तरह से सिमिलर टाइप का है मैड काउस जैसा इतना नहीं पूछेगा आपसे। CR जेकब डिजीज, क्रूड जेकब डिजीज, CJD कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। अच्छा, इनका अब कॉमन सा बात है, जब ये रैपर बोल रहा हूँ, ऊपर का गिफ्ट है, गिफ्ट का पैक है, मतलब इसके पास भी वो पैक था, तो दोनों का साइज कैसा? सेम, सिमिलर टू साइज एज वायरस। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया प्रायोन्स और वायरॉइड्स में छोटा कौन है ना, किसका साइज कम है, तो आप आंख बंद करके बोलना वायरॉइड्स का ही कम है, प्रायोन्स का तो है, क्योंकि वायरस के जैसा सिमिलर है ये, ठीक है ना। स्मॉलर देन वायरस कौन होगा? हमेशा वायरॉइड्स, दे आर नॉट स्मॉलर बट ऑफ सिमिलर साइज, ठीक है। चलो अब एक आखिरी बात पढ़ते हैं हम। यहाँ तक अगर आप बने हुए हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अब आगे समझते हैं बात लाइकेंस के बारे में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन पहले ही बता चुका हूँ, है ना, म्यूचुअली एग्री करके रह रहे हैं, है ना, तुम मेरा हेल्प करो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एल्गे और फंजाई। अब एल्गे जो पार्टनर है उसको बोलते हैं फाइकोबायोंट, फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए फाइकोबायोंट, और फंजाई जो है उसको बोलते हैं माइकोबायोंट, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक है, वो हेटरोट्रॉफिक है, खुद से खाना बनाएगा और फंजाई को भी देगा, फंजाई बदले में क्या बोलोगे आप उसको, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके इस तक पहुंचाएगा, ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। एल्गे पार्टनर को क्या बोला, फिर से बोल रहा हूँ, फाइकोबायोंट, और फंगल पार्टनर को क्या बोलता है? माइकोबायोंट, ठीक है ना। अच्छा, वेरी क्लोज एसोसिएशन, इतने क्लोज हैं कि यू कैन नेवर इमेजिन, पहले ही क्लियर कर दिया था मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में, क्या कि इतने क्लोज हैं कि आप कभी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि भाई इसमें से एल्गे कौन है और फंजाई कौन है,
सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन, ठीक। दूसरा, दे आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। पर्टिकुलरली अगर पॉल्यूटेंट का नाम पूछे तो SO2 इज द पॉल्यूटेंट, जिसका वो इंडिकेटर है। मतलब ये उस जगह पे कभी ग्रो नहीं करेंगे जहाँ पे पॉल्यूशन है तगड़ा वाला, ठीक है। तो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ठीक है। अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछे कौन सा पॉल्यूटेंट, SO2, ठीक है। तो आई होप आपको ये वन शॉट बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटा। अगर नहीं हुआ तो आप प्लीज़ डाउट पूछ लेना क्या नहीं हुआ, या मैं बोलूँगा एकदम पेशेंसली दोबारा से इस वीडियो को थोड़े स्पीड में चला के चुपचाप बैठ के सुनना, आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द सिंपलेस्ट वे, ठीक है। अब आपका काम है थोड़ा रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपको अगले क्लास में फिर मिलूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मस्त तरीके से पढ़ो और अपना ध्यान रखो।